उन्होंने कि जो जल है उसमें हमें ये प्रेम ऊर्जा को विजुअलाइज करें और करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल तो, क्योंकि हर पूरी सृष्टि बनी ही प्रेम ऊर्जा से है, तो क्योंकि हमारे मन में डिस्टॉर्शन आ गया है, तो हम उस टाइम पर अपने मन को विजुअलाइज करके बेसिकली अपने इंटरनली मन में प्रेम ऊर्जा को फील करा रहे हैं, जबकि पानी में तो कुछ होगा नहीं या होगा। अपना दोबारा बोलेंगे? मैं एक बारी रिकॉर्डिंग कर रहा था मैंने। जैसे मैं थोड़ा सा कि नॉट हो गया। हम्म। जैसे कि ये बोला जाता है कि जो जितना भी ये ब्रह्मांड बन रहा है, ये सारा प्रेम ऊर्जा से लोगों के द्वारा बनता है। तो हाँ हर जी, हाँ चीज जी। के अंदर बिन शर्त प्रेम हमारा हर कण कण में है भगवान हाँ के। जी। ठीक है। हम्म। अब जो राम महाराज ने ये बात बोली कि भाई, जो जल अगर आप हाथ लगाते हो और उसमें विजुलाइज करो कि भाई इसमें प्रेम है, और फिर आप उसको पी लो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर हमारे इमोशन में कहीं पे कोई प्रेम ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ये एक मेथड है, जबकि जल वैसी मतलब एक सब्सटेंस ही रहेगा, लेकिन क्योंकि हम विजुलाइज कर रहे हैं कि हमने प्रेम डाला करा, और वो एक वजह बन गई हमारे इमोशंस को प्रेम की तरफ खींचने की। तो अमन जी, सबसे पहले कि यहाँ पे फंडामेंटल आपका जो एक नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रियलिटी की, उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कि अब जो ब्रह्मांड की जो निर्माण हुआ है वो बिनशर्त प्रेम का है, एकदम सच बात है। कि पूरा ब्रह्मांड क्रिएटर के रचयिता ने अपने पूरा प्रेम से, लव एंड लाइट से बनाया है सब कुछ। एंड उसमें कोई भेदभाव नहीं करा रचयिता ने, कि हर जगह हर कण में संपूर्ण प्रेम है। लेकिन जैसे जैसे रचना हुई, पूरी रचना यहाँ पे रचयिता ने सारी रचना करी। एंड जैसे जैसे हम जिस डेंसिटी में आए हैं, अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे डेंसिटी हैवी होती है उसके अंदर रचयिता ने एक दूसरा टाइप का मटेरियल बनाया है आपका, जो कि जिसके अंदर वेल है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो रचयिता है। एंड जिसकी वजह से हम रचयिता को महसूस नहीं कर पाते इस थर्ड डेंसिटी में। एंड ये जो चीज हुई है, ये आपका रचयिता की एनर्जी होती है बहुत फाइन, बहुत बहुत ज्यादा बारीक होती है। एंड जैसे 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 रचना हुई, ये एनर्जी इतनी 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 भारी होगी कि रचयिता एक पर्दे के नीचे ढक गया इतनी भारी एनर्जी के। एंड जो एक डिफरेंस होता है लव एंड लाइट की एनर्जी का पता करने का, वो इस भारीपन में खत्म हो जाता है। और यही एक रीजन है कि डेंसिटीज में अंतर होता है, कि एक जो कम डेंसिटी होती है उसमें लव एंड लाइट की ऊर्जा कम होती है, और ज्यादा डेंसिटी होती है उसमें लव एंड लाइट की ऊर्जा ज्यादा होती है। और वैसे ही ब्रह्मांड में हर जगह हर चीज, चाहे वो खाना हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो हमारा शरीर हो, तो उसके अंदर कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे होलनेस कम होती है। होलनेस, बैलेंस, हार्मनी, लव एंड लाइट कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। कोई लोगों में ज्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है रचयिता ने भेदभाव करा। इसका मतलब ये है कि वो एक रचयिता की रचना के अंदर एक अलग अलग एक विविड एक्सपीरियंस के लिए वो एक तरीके से एक अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं। अलग अलग आपका कलर पैलेट्स हैं जैसे कि किसी पेंटिंग में होते हैं। और उन्हीं कलर पैलेट्स के अंदर आपका अलग अलग लेवल की होलनेस है। सरफेस लेवल पे वो होलनेस हर किसी के अलग अलग लेवल की हो सकती है, लेकिन एक जो रूट लेवल होता है, जहाँ पे सब लोगों की सोर्स है, सोत्र है, वो रचयिता वहां से वो एकदम हमेशा बिनशर्त प्रेम और एकदम एब्सोल्यूट और इन्फिनिट रहता है। लेकिन जैसे जैसे वहां से जब ये रचना के लेवल पे हम आते हैं ना, स्पेस टाइम के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर, थर्ड डेंसिटी के वहां पर आते आते ये एक होलनेस एक थोड़ा उस सेंस में बदल जाती है, डिस्टॉर्शंस में बदल जाती है। एंड यही डिस्टॉर्शंस है जो कि हमें मौका देती है इनकारनेट होकर एक्सपीरियंस करने का। तो यहाँ पे बात आती है, ये मैंने आपको समझाया कि एक फंडामेंटल मेटाफिजिकल नेचर से, कि क्यों होलनेस कहीं जगह ज्यादा होती है, कहीं जगह कम होती है। और एक रचयिता जो कि एक फुल्ली एक टोटल एक निर्गुण है, वो भेदभाव कैसे कर सकता है। तो ये एक उसकी अंडरस्टैंडिंग है मेटाफिजिकल लेवल पे। और यही इसी फाउंडेशन के ऊपर अगर आप हीलिंग करते हो कोई भी डिस्टॉर्शंस की, तो डिस्टॉर्शंस की इसी बेसिस पे होती है कि होल अभी हर चीज हर समय होल है। एवरीथिंग इज ऑलवेज होल। बट उसके अंदर डिग्री ऑफ होलनेस होती है, कि वो चीज ज्यादा होल हो सकती है या कम होल हो सकती है। अब यही चीज होती है जो लोग गुस्सा कर रहे हैं आजकल के टाइम पे। आप बाहर देख लो, जो जंगें चल रही हैं, ये सब चीजें जो डिस्टॉर्शंस हो रही हैं, होल तो अपने आप में वो भी है, रचयिता वो भी है, लेकिन वो कम होल है, उनकी वाइब्रेशन कम है। एंड वैसे ही एक होलनेस अभी अभी के टाइम पे हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, लव एंड लाइट की, अंडरस्टैंडिंग की, सीकिंग की, सेल्फ रियलाइजेशन की। और यहाँ की वाइब्रेशन हाई है, यहाँ पे ज्यादा होलनेस है। एंड क्या पता हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें और हाई वाइब्रेशंस पता चले।
तो सिर्फ एक डिग्री ऑफ होलनेस होती है ये। होल तो हर समय सब चीजें हैं यहाँ ऑलवेज, लव एंड लाइट हमेशा एग्जिस्ट करती है। द डेंसिटी ऑफ लव एंड लाइट वो आपकी होलनेस के ऊपर है, कौन सी चीज ज्यादा होल होती है, कौन सी चीज कम होल होती है। मेक सेंस, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मैं समझ गया इस कॉन्सेप्ट को। यस सोनिया। तो अमन भैया, आपका जो क्वेश्चन था ना, उसमें आपने बोला कि पानी के अंदर कुछ इंटेलिजेंस है, या फिर वो हमें, हम उसको मतलब उसके अंदर कुछ डालते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट था, किसी जापानीज साइंटिस्ट ने करा था। उसने वाटर को, पानी को अलग अलग म्यूजिक या साउंड वाइब्रेशन से उन्होंने ये किया, जिसमें लव भरा हुआ था ना। तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो बहुत ज्यादा क्रिस्टलिन तरीके से प्रॉपर ब्यूटीफुल पैटर्न बना। और उसी जगह पे ऐसा कोई एक पानी था जिसमें कोई ऐसा म्यूजिक था नहीं। आई थिंक कोई डार्क म्यूजिक कुछ लगाया था उसने। तो उसमें उसका क्रिस्टल क्रिस्टल जो है ना, एकदम डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल था वो। तो ये जो इंटेलिजेंस है ना, जो इंटेलिजेंट इन्फिनिटी जो है, फाइनाइट इंटेलिजेंस है, इनफाइनाइट है। सो पानी में जैसे फर्स्ट डेंसिटी है ना, पानी। पानी हो गया, जो राने पिरामिड बनाए थे, वो जो पत्थर से उन्होंने पिरामिड बनाया था, उनके अंदर भी एक फाइनाइट इंटेलिजेंस था, जिससे राने बात करके फिर उन्होंने अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज करके वो पिरामिड का उन्होंने शेप ले लिया। सिमिलरली पानी के अंदर भी फाइनाइट इंटेलिजेंस है। तो उसी तरह से हम भी हम जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को चैनल करते हैं और फिर वो पानी के अंदर उसको डालते हैं, तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू दैट मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, और वी आर टॉकिंग टू दैट फाइनाइट क्रिएटर विच इज इनसाइड द वाटर। तो वो भी अपना एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, इट बिकम्स मच मोर इन हार्मनी, हमारी ऊर्जा से वो हार्मनी में आता है, एग्जैक्टली अलाइन होता है। एंड देन हम उसमें बेसिकली उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। जैसे हम क्रिस्टल को भी चार्ज करते हैं ना, वैसे पानी को भी चार्ज करते हैं। पानी भी तो क्रिस्टल ही है ना, वो लिक्विड क्रिस्टल बोल सकते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर भी वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। सो इट्स बेसिकली द सेम थिंग। फर्स्ट डेंसिटी को वी कैन चार्ज, फिर वो पानी हो गया या पत्थर हो गया या कोई क्रिस्टल हो गया, उसको चार्ज हम कर सकते हैं, क्योंकि हम चैनल है इंटेलिजेंट इन्फिनिटी का। काफी आई ब्यूटीफुली होप दैट एक्सप्लेन ओके, आंसर। मुझे याद आ गया शायद कि ये जो पानी वाला है ना, ये एक बार अपने ग्रुप पर डला था एक्सपेरिमेंट। तो उसमें फोटोज में वो चेंजेस दिखाए थे मुझे। अब आपकी बात से याद आ गया कि एक बार ये पोस्ट डली थी अभी इससे पहले ग्रुप पे। ओके। ओके ओके। काफी विशाल, मैं ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सोनिया। हाँ जी मैं बोलिए कुछ ऐड प्रियंका। करना चाहूंगी। हाँ जी। वाटर चार्ज करके तो मैं हमेशा ही पीती हूँ, मतलब फूड को भी और हर चीज जो भी खाती हूँ वो तो इफेक्टिव होता ही है। मतलब हम्म। उसमें हम अपनी एनर्जी और अपनी इंटेंशन डालते हैं और पॉजिटिविटी डालते हैं, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। प्लस यहाँ पर जो राने बताया है ना, कार्ला के लिए, कि जब ये लोग सेशन कर रहे हैं तो 5 एलिमेंट्स को रखना है नॉर्थ ईस्ट में। और उन्होंने ये मेंशन किया था कि अभी इस टाइम ना, अकॉर्डिंग टू कार्ला की जो सिचुएशन थी, तो उसको और अच्छे से हीलिंग्स मिले और आफ्टर मेडिटेशन जैसे वो भी रिकवर हो जाए, तो वो वाटर जो स्पेशली बाउल में वहां पे प्लेस करना था नॉर्थ ईस्ट में 20 डिग्री साइड। तो उन्होंने ये राने कहा था कि वहां से अभी वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है लव एंड लाइट पर। तो ये एक रीजन था उस डायरेक्शन में रखने का वाटर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, या तो ऑब्वियसली। उन्होंने एक और चीज, उन्होंने आई जस्ट फॉरगॉट टू से वन थिंग। इसमें हम जब पूजा करते हैं ना, पूजा में मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम उस मूर्ति को या उस पत्थर को चार्ज कर रहे होते हैं अपनी ऊर्जा से। अपना कहीं ना कहीं एक जो प्राण है, प्राणा है, वो उसमें डाल रहे होते हैं। दैट्स इट आई वांट टू से। बिल्कुल, यहाँ पे जो मेन चीज है, यहाँ पे जो एक रिचुअल होता है, कोई भी एक चीज होती है, कोई भी सैक्रेड चीज होती है, चाहे वो आपका, आप मेडिटेशन में जा रहे हो, चैनलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, या फिर आप कोई भी टाइप का रिचुअल कर रहे हो, मैजिकल रिचुअल्स हो गए, सब एक रिचुअल होता है। रिचुअल यानी आप एक उसमें एक शुरुआत करते हो। शुरुआत में आप एक मान लो कोई एक प्रोटेक्शन होता है, या फिर कोई भी एक रिचुअल की ओरिएंटेशन होती है, उसके अंदर आपका प्रोटेक्शन, उस चीज के अंदर आपका एनर्जी की वाइब्रेशन का एक्सपैंड होना। एंड फिर उस एनर्जी के वाइब्रेशन के एक्सपैंड होने के बाद एक क्लोजिंग होती है, जिसके अंदर उस वाइब्रेशन को प्रोटेक्शन मेंटेन करते करते आप फिर अपनी लाइफ को वापस कंटिन्यू कर सकें। तो हम जो भी चीजें करते हैं उसके अंदर इनहेरेंटली ये सब चीजें बिल्ट इन होती है।
बट रा के साथ जो कॉन्टैक्ट हुआ था वो काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशन कॉन्टैक्ट था, एंड उसके अंदर आपका एक एक डिग्री तक का बिल्कुल एक्यूरेसी की जरूरत थी, ताकि वो एक एटमॉस्फेयर बन पाए, पूरी एक एनर्जेटिक प्रोटेक्शन बन पाए, और एक आपका पूरी की पूरी सिंक बन सके, सिंक्रोनाइजेशन बन सके पूरी की पूरी, रा की वाइब्रेशन की कंपैटिबिलिटी उस स्पेस टाइम नेक्सस के साथ बन सके जब वो चैनलिंग हो रही थी। तो बहुत बहुत आपका इंटेंस रिचुअल था, एंड आपने करेक्ट पुट अप करा कि एकदम ये रिचुअल का एकदम डिग्री के बेसिस पे, एंड जो सब चीजें थी वो रिचुअल से काफी कोरिलेट करता है, कि जहाँ पे जो क्लोजिंग रिचुअल था उस चीज के बाद, ताकि वो अपना जो एग्जॉस्शन होता है उसके बाद वो रिचार्ज कर सके। एंड ये चीज है कि जो फर्स्ट डेंसिटी मैटर है अपना, तत्व हो गए पांच, पंच तत्व कहते हैं अपना, अग्नि, वायु, जल, अ, पृथ्वी और आकाश, आकाश यानी स्पेस। तो अब इन सब तत्व में क्या होता है कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सोनिया, लाइक वी आर लाइक जस्ट रिफ्लेक्टिंग अपॉन दिस क्वेश्चंस। तो इन सब तत्वों में क्या होता है कि यहाँ पे सब तत्व आपका फर्स्ट डेंसिटी मैटर है, एंड फर्स्ट डेंसिटी मैटर, एंड वी आर लाइक थर्ड टू फोर्थ डेंसिटी बीइंग्स। एंड हमारी चेतना में काफी ऊर्जा है, एंड जहाँ पे ऊर्जा नहीं होती, हम अगर उसे प्रेम देते हैं तो वो आपका उसकी डेंसिटी वाइब्रेशन की बढ़ने लग जाती है। अब वो फर्स्ट डेंसिटी से सेकंड डेंसिटी में तो नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग होलनेस में आ जाएगा। एंड अभी के टाइम पे हम जिस हमारा व्हीकल है, ये बॉडी है, माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ये भी मटेरियल मैटर से ही बना है। फर्स्ट डेंसिटी और सेकंड डेंसिटी लाइफ फॉर्म से बना है। फर्स्ट डेंसिटी में आपका केमिकल कॉम्पोजिशन होगी, आपका कार्बन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, और आपका वैसे ही सेकंड डेंसिटी का लाइफ फॉर्म है सारा, सेल्स आ गए, टिश्यूज आ गए, फिर हार्ट अपने आप में ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सारा के सारे कॉम्प्लेक्स, आपका बायोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री है, ब्रेन अपने आप में एक ऑर्गन है। एंड फिर उसके बाद एंटिटीज हैं, माइंड कॉम्प्लेक्स एक एंटिटी है अपने आप में, बॉडी कॉम्प्लेक्स अपने आप में अलग एंटिटी है, एंड उसके ऊपर एक स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारी प्योर आइडेंटिटी हो गई। तो सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस हमारी इस प्योर आइडेंटिटी के अंदर है, सबसे ज्यादा चेतना इस चीज के अंदर है जो कि एक्सपीरियंस करता है इनकारनेशन में। एंड हम उसको जिस चीज में पोर करेंगे, चाहे हम अपने आप में पोर कर रहे हैं, मेरा वहां पे लव से हेल्थ बेटर होगी, मैं अगर किसी और में पोर कर रहा हूँ वहां पे उसकी सर्विस से वो चीज बेटर होगी, अगर मैं अपने रिलेशनशिप्स में पोर कर रहा हूँ मेरे रिश्ते बेटर होंगे, अपने फाइनेंसेस में पोर कर रहा हूँ ये कॉन्शियसनेस, मेरी फाइनेंसेस बेटर होंगे, अपने मैं गाया पे अर्थ हीलिंग पे फोकस कर रहा हूँ, मेरा अर्थ हीलिंग बेटर होगी। एंड उसी प्रकार से मैं जहाँ ये चेतना डालूंगा वो उसकी ऊर्जा बढ़ाती है। एंड यही चीज है कि अगर हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं एंड हमें पता है कि इस चेतना का कितना पावरफुल महत्व है, तो हम इस चीज को कॉन्शियसली डायरेक्ट करें, और हम इस चीज को रिस्पॉन्सिबली डायरेक्ट करें, ताकि हम एक ब्यूटीफुल क्रिएशन क्रिएट कर पाए। क्योंकि होता क्या है कि जब यहाँ से लव निकल जाता है, कि जब हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, कि हम बहुत टाइम हो गया है कि हमने कहीं कॉन्शियसनेस डाली ही नहीं है, वो बॉडी हो गई, सेल्फ केयर नहीं कर रहे, लगे पड़े हैं अपनी लाइफ में, या फिर कोई हमको एक्सप्लॉइट कर रहा है कि वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करवा रहा है हमारा पूरा, और हमको अपने ऊपर फोकस नहीं करने दे रहा। तो वहां पे फिर हमारा लाइफ में अस्त व्यस्त आना शुरू हो जाता है चीजें। तो ये डिस्टॉर्शन होती है, जहां से प्यार निकलता है वहां से कॉन्शियसनेस कम होती है, जहां से कॉन्शियसनेस कम होती है वहां से डिस्टॉर्शन बढ़ना शुरू होती है। एंड जहाँ पे हम कॉन्शियसनेस डालना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो अपना माइंड कॉम्प्लेक्स में हम शैडोज को रिजॉल्व कर रहे हो, चाहे हम किसी और की हीलिंग कर रहे हो, जहाँ पे हम कॉन्शियसनेस डालना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे हीलिंग होती है, डिस्टॉर्शंस कम होती है, हार्मनी बनती है, और फिर चीजें बैलेंस होना स्टार्ट होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबली करना बहुत जरूरी है इस चीज को। वी ऑल आर क्रिएटर्स। लेट इट सिंक इन। सेकंड सेशन शुरू करने से पहले किसी के कोई रिफ्लेक्शंस, कोई थॉट्स? एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। डिड यू हम्म एक्सप्लेन अबाउट दैट लास्ट पार्ट जो उन्होंने बोला ना, कार्ला का देयर इज अ नेम कॉल्ड एलरेक। तो वो जो हम्म। एलरेक है, उसमें ज्यादा लव एंड लाइट है, यू नो, लार्जेस्ट हम्म। अमाउंट ऑफ लव। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाई वाज दैट सेड? क्योंकि मैंने भी उसके बारे में पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आया। लाइक आई रा थिंक डॉन सर्च। यूज्ड टू कॉल हर एलरेक और समथिंग, ऐसा कुछ था। हाँ, वो इनका पर्सनल प्रेफरेंस है। कार्ला के माइंड के अंदर शी फेल्ट a strong emotion towards the word Elrak. It may be हम्म। historically relatable to her, or may have some kind of divine notion with this similar vibration.
So Okay. this may be the reason, no, Ra mentioned it. The principle that we can take from it for our spiritual growth is कि हम अगर कोई भी वाटर चार्ज कर रहे हैं या फिर कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, तो हमको लव एंड लाइट क्रिएट करने के लिए अपने रिचुअल में हम एक ऐसी चीज को, हम वाइब्रेशन को पकड़ सकते हैं जिससे हमारे अंदर एक लव की भावना आ जाए। चाहे वो आपके लिए इन्फिनिट क्रिएटर का लव हो, या तो फिर आपका अपनी मम्मी या पापा का लव जो आप जो एक्सपीरियंस करते हैं, या तो फिर आप अपना डिवाइन लव का आपका कोई भी सिंबल हो। अब उस चीज को अगर हम विजुअलाइज करेंगे, तो वो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन जो हमारा रिचुअल करने में आती है, अपने आप को हील करने की, नर्चर करने की और एम्पावर करने की, डिस्टॉर्शन रिमूव करने की, वो चीज़ बेटर हो सकती है। Okay, okay, understood. Thank you. वेलकम। सेकंड सेशन, प्री सेशन रिफ्लेक्शंस, एनीवन? Anyone would be willing to volunteer for the reading? Can I? Yep, most welcome. Okay. Law of Fun session number 2. English में पढ़ो ना? हाँ, इंग्लिश में हो, नो इश्यूज। Okay. January 20th, 1981. Ra, I am Ra. I greet you in the love and in the light of our one infinite creator. I am with this mind, body, spirit complex, which has offered itself for a channel. I communicate with you. Queries are in order in your projections of mind distortion at this time space. Thusly, would I assure this group that my own social memory complex has one particular method of communicating with those few who may be able to harmonize their distortions with ours, and that is to respond to the queries for information. We are comfortable with this format. May the queries now begin. You can continue till 2.2. Okay. 2.1 questioner. I am guessing that there are enough people who would understand what you're saying, interested enough for us to make a book of communications with it. And I wondered if you would agree to this, us making a book, and if so, I was thinking that possibly a bit of historical background on yourself would be in order. Inaudible question. Ra, I am Ra. The possibility of communication, as you would call it, from the one to the one through distortion acceptable for meaning is the reason we contacted this group. There are few who will grasp, without significant distortion, that which we communicate through this connection with this mind body spirit complex. However, if it be your desire to share our communication with others, we have the distortion towards the perception that this would be most helpful in regularizing and crystallizing your own patterns of vibration upon the level of experience which you call the life. If one is illuminated, are not all illuminated? Therefore, we are oriented towards speaking for you in whatever supply of speakingness you may desire. To teach learn is the law of one in one of its most elementary distortions. Okay, we can stop here. अगला वाला काफी लंबा है, we can continue it later. So let me see it. So 2.1, so रात ने सबसे पहले ग्रीट करा, एंड फिर उन्होंने बोला कि वो कार्ला के साथ हैं जिसने चैनल करने के लिए अपने आप को ऑफर करा। तो फिर रा ने बोला कि यहाँ पे उन्होंने सेंस कर लिया था कि कौन कौन से सवाल, क्या क्या सवाल मतलब अभी के टाइम पे तैयार हैं, एंड प्रोजेक्शंस ऑफ द माइंड डिस्टॉर्शन एट दिस टाइम स्पेस। इसलिए उन्होंने बोला कि उनका खुद का अपना तरीका है जिससे वो अपनी डिस्टॉर्शंस को उनकी डिस्टॉर्शंस यानी डॉन और ये चैनलिंग ग्रुप की डिस्टॉर्शंस के साथ हार्मोनाइज करे, और फिर क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और वो कंफर्टेबल है इस फॉर्मेट के अंदर। एंड आई बिलीव कि ये उनका जो इंफ्रिंजमेंट ऑफ फ्री विल उसको मद्देनजर रखते हुए था ये, कि रा की वाइब्रेशन काफी डीप है, एंड पता होने को उन्हें सब कुछ पता है बैठे बैठे, मतलब लाइक रिलेटिव टू ओवर डेंसिटी। एंड उस सेंस में अगर वो खुद बताने लग जाए, एंड वो चीज एक इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता था कई बार। दिस इज वाई एक ये फॉर्मेट एक इफेक्टिव फॉर्मेट रहता है फ्री विल की रिस्पेक्ट करते हुए। तो क्वेश्चनर 2.1 में यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि आपकी इन बातों को समझ पाएंगे जो कि आप कह रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक किताब बनाने की सोच रहा हूँ, और आप इस चीज पे एग्री करते हैं कि इसकी एक किताब बनाया जाए?
और मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर आप अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ। तो रा कहते हैं कि एक द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन टू वन थ्रू डिस्टॉर्शन। तो वो कह रहे थे कि हम वन टू वन कम्युनिकेशन करने की जो पॉसिबिलिटी है, हमने उस चीज की वजह से हमने इस ग्रुप को कांटेक्ट करा था, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो काफी कम लोग ग्रास्प कर पाएंगे बिना सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन के, क्योंकि जो भी ग्रास्प करते हैं वो एक सिग्निफिकेंट डिस्टॉर्शन के साथ ग्रास्प करते हैं ज्यादातर लोग। कहीं ना कहीं उनका इंक्लिनेशन यहाँ पे ट्रांजिएंट प्रिंसिपल्स पे चले जाता है, या तो फिर इल्यूजन, जो इल्यूजन डिस्टॉर्शन कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर फोकस ज्यादा करने लग जाते हैं लोग, या तो फिर यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, यूएफओ, इल्यूमिनाटी, और फिर सर्विस टू सेल्फ के साथ एक वॉर के अंदर एक ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक इन कॉन्सेप्ट को बिना डिस्टॉर्शंस के समझ पाने के लिए ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इन ग्रुप के साथ, ताकि ये मैसेज एक अनडिस्टॉर्टेड फॉर्म में सबको डिसेमिनेट हो सके। और फिर ये कहते हैं कि अगर तुम्हारी डिजायर हो तो तुम इस चीज को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, जो कि उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। With others, we have a distortion towards perception that this would be most helpful in regularizing and crystallizing your own patterns of vibration। तो ये कह रहे हैं कि उनके खुद के अपने patterns of vibrations को crystallize करने में, regularize करने में हेल्प मिलेगी, जो कि वो लाइफ में जी रहे हैं जिस प्रकार से। क्योंकि अगर एक इल्यूमिनेट हो रहा है, क्या ऑल इल्यूमिनेट नहीं होते? कि अगर एक इल्यूमिनेट होता है, क्या ऑल इल्यूमिनेट नहीं होते? तो ये चीज इस तरीके से होती है जैसे कि हम सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है। अगर मेरी वाइब्रेशन काफी ज्यादा हाई है और मैं लॉ ऑफ वन को प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे ये चीज बहुत क्रिटिकल है कि मेरी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई है और मैं सर्विस टू अदर्स या लॉ ऑफ वन की प्रैक्टिस करता हूँ, तो सब के सब इल्यूमिनेट होंगे मेरी वाइब्रेशन से, सबकी सब इल्यूमिनेट होंगे मेरी एग्जिस्टेंस से। देयरफॉर we are oriented towards speaking for you in whatever supply of speakingness you may desire। क्योंकि टीच लर्न करना लॉ ऑफ वन का सबसे एलिमेंट्री डिस्टॉर्शन है। तो मैं ये चीज को मैं मार्क करना चाहूंगा कि टीच लर्न करना सबसे एलिमेंट्री डिस्टॉर्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टीच लर्न यहाँ पे। एंड टीच लर्न ही पोलराइजेशन है, टीच लर्न ही एवोल्यूशन है, टीच लर्न ही कैटलिस्ट को प्रोसेस करना है। हेलो सोनिया। Yeah, can I reflect on this? या मोस्ट वेलकम। ओके। तो यहाँ पे रा ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोली है। उन्होंने बोला है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसकी किताब बनाओ, लेकिन लोगों में पूरी तरह से इस किताब को या पूरी तरह से लॉ ऑफ वन को आत्मसात करने की कैपेसिटी नहीं होती है। काफी डिस्टॉर्शंस होते हैं, काफी विभाजन हो जाता है लोगों के दिमाग में। मतलब जब रा आए थे इजिप्ट में, तो उन्होंने बोला ना कि हम एक शब्द बोल रहे थे, आप उसके 30 मतलब निकाल रहे थे। तो वैसा ही है, हर एक का परसेप्शन अलग अलग होता है। और दूसरी बात उन्होंने बोला कि अगर आप ये शेयर कर रहे हो कम्युनिकेशन, तो फिर इस तरह से शेयर करो अपने, उसको लोग अपनी जिंदगी से जोड़ के देख सके, अपनी लाइफ से, अपनी अपनी लाइफ के जो अपनी कंपनता के जो पैटर्न्स आपके, उस तरह से आप बनाओ कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने जिंदगी से इसको जोड़ के देख सके। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली है राने यहाँ पे कि helpful in regularizing, crystallizing your own patterns of vibration upon the levels of experience which you call life। So अपने अपनी जिंदगी से जुड़ के आपने जो भी अनुभव किए हैं, उसके साथ अगर आप एक सामंजस्य बना के, उस तरह के कंपनता के पैटर्न बना के अगर इसको लोगों को समझाओगे, तो लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि अगर एक एक को समझ में आ गया, एक अवेयर हो गया, एक इल्यूमिनेट हो गया या जागरूक हो गया, तो सारे जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि लॉ इज वन, है ना। तो वही एक चीज बतानी थी मुझे यहाँ पे। हम्म। तो इसको जो परसीव करा था, जब मैंने इस वाली लाइन को स्टडी करा था, तो वो मेरे को कुछ ऐसा परसीव हुआ था कि जैसे कि अब इन्होंने लॉ ऑफ वन, एलएल रिसर्च ने जब लॉ ऑफ वन स्टडी करना स्टार्ट करा, एंड जब भी डिसेमिनेट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आज के टाइम पे आपका जिम एंड गैरी और ऑफ्टिन ये सब डिसेमिनेट करते हैं लॉ ऑफ वन। एंड जैसे जैसे डिसेमिनेट करते हैं लोगों को, उनकी खुद की लॉ ऑफ वन की प्रोग्रेस इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे एक सेंट्रल चीज आती है कि वो उनके अपने आप के पैटर्न्स ऑफ वाइब्रेशन को क्रिस्टलाइज और रेगुलराइज करने में हेल्प करेगी।
तो जैसे कि अब जिम ने या फिर कोई ऑफ्टन या गैरी या फिर हम लोग भी आपको जो लॉ ऑफ वन दे रहे हैं, यहाँ पे इस अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर रहे हैं, इस वाइब्रेशन को। तो अब मैंने कोई चीज बताई एंड यहाँ पे लाइक सोनिया ने कुछ और रिफ्लेक्शन करा, आपने कुछ और रिफ्लेक्शन करा, आपने कोई चीज समझी, फिर आपने उसको लर्न करने की कोशिश करी, एंड फिर आपने उस चीज से रिलेटेड डाउट्स पूछे एंड फिर मैंने उस चीज को टीच करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे एक जो लर्न टीच का जो एक फोर्थ फंडामेंटल प्रिंसिपल है ना, ये रीइंफोर्स हो रहा है। जहाँ पे लर्न टीच का फंडामेंटल डिस्टॉर्शन रीइंफोर्स हो रहा है, वहां पे एक्चुअल काम हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है देखा जाए तो। एंड यही यहाँ पे बोला गया कि तो डॉन का क्वेश्चन था कि मैं शेयर करूँ इस चीज को या फिर नहीं करूँ, कंफ्यूज हूँ, मेरे को अब उस चीज के लिए आप अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ। तो बोला कि हमें लग रहा है कि अगर तुम शेयर करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा तुम्हारी खुद की लाइफ के लिए, कि जो कि तुम अपना इस क्रिस्टलाइज करना चाह रहे हो इस स्पेसिफिक वाइब्रेशन को। हम्म। और लॉ ऑफ फन का एक एलिमेंट्री डिस्टॉर्शन है टीच लर्न। टीच सच लर्न में। मतलब सिखाना और सीखना। जब आप दूसरों को सिखाते हो तो आप साथ में सीखते भी हो। तो दोनों चीजें हो रही है, दूसरों को सिखाना फिर उनसे सीखना। तो अगर जरा यहाँ पे लॉ ऑफ फन दे रहे थे तो वो इन लोगों से सीख भी रहे थे। और जब ये लोग दूसरों को लॉ ऑफ फन हम्म। देते हैं, ये लोग दूसरों से सीखते भी है। सो दोनों साइमल्टेनियसली होती है चीजें। सच में सच में सच में बहुत ही रीइंफोर्सिंग लूप है और सबसे पावरफुल लूप है लॉ ऑफ वन का, क्योंकि हम सब एक ही हैं। तो हमारी चेतना एक ही है एंड अगर आपकी चेतना ने, मैंने कोई चीज बताई, आपकी चेतना ने उसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट पकड़ा और मेरी भी उस चीज को, ब्लाइंड स्पॉट को कवर होने में मेरा भी वो रीइंफोर्स हो रही है, मेरी भी चेतना उन दिशाओं में जा रही है जहाँ पे मैंने चीजों को नहीं सोचा था, एंड वहां से रोशनी लाके आपको प्रदान कर रही है, फिर आपकी भी रोशनी फैल रही है और मेरी भी रोशनी फैल रही है। तो बहुत पावरफुल चीज है लर्न टीच। लेट्स मूव ऑन टू 2.2। किसी और के कोई रिफ्लेक्शंस, डाउट्स? ओके, लेट्स मूव ऑन। 2.2 questioner. Could you tell us something of your historical background, your earlier times in the illusion and the time state, contact, possibly your incarnation on this planet that you spoke of before, and contact with earlier races on this planet? Then we would have something to start with in writing this book. Ra, I am Ra. We are aware that your mind body is calculating the proper method of performing the task of creating a teach learning instrument. We are aware that you find our incarnate, as you call it, state of interest. We waited for a second query so as to emphasize that the time space of several thousands of your years creates a spurious type of interest. Thus, in giving this information, we ask the proper lack of stress to be placed upon our experiences in your local spacetime. The teach learning, which is our responsibility, is philosophical rather than historical. We shall now proceed with your request, which is harmless if properly evaluated. We are those of the Confederation who, 11,000 of your years ago, came to two of your planetary cultures, which were at that time closely in touch with the creation of the one Creator. It was our naive belief that we would teach, learn by direct contact, and the free will distortions of individual feeling or personality were in no danger. We thought of being disturbed as these cultures were already close with okay already closely aligned with an all-embracing belief in the liveness or the consciousness of all. We came and were welcomed by the people whom we visited, we wished to serve. We attempted to aid them in technical ways, having to do with the healing of mind, body, spirit complex distortions through the use of crystals, appropriate to the distortion, placed within a certain appropriate series of ratios of time space material. Thus were the pyramids created. We found that the technology was reserved largely for those with the effectual mind body distortions of power. This was not intended by the law of one. We left your peoples, the group that was to work with those in the area of South America, as you call that portion of your sphere, gave up not so easily. They returned. We did not. However, we have never left your vibration due to our responsibility for the changes in consciousness we had first caused and then found distorted in ways not re- relegated to the law of one. We attempted to contact the rulers of the land of to which we had come, that land which you call Egypt, or in some areas the Holy Land. In the 18th dynasty, as it is known in your record of space-time distortions, we were able to contact a pharaoh, as you would call him.
The man was small in life experience on your plane and was what this instrument would call a wanderer. Thus, this mind body spirit complex received our communication distortions and was able to blend his distortion with our own. This young entity had been given a vibratory complex of sound which vibrated in honor of a prosperous god, as this mind body complex, which we call instrument for convenience, would call Amun. The entity decided that this name, being in honor of one among many gods, was not acceptable for inclusion in his vibratory sound complex. Thus, he changed his name to one which honored the sun disk. This distortion, called Aten, was a close distortion to our reality as we understand our own nature of mind body spirit complex distortion. However, it does not come totally into alignment with the intended teach learning which was sent. This entity, Akhenaten, became convinced that the vibration of one was the true spiritual vibration and thus decreed the law of one. However, this entity's beliefs were accepted by very few. His priest gave lip service only, without the spiritual distortion towards seeking. The peoples continued in their beliefs. When this entity was no longer in this density, again the polarized beliefs in the many God came into their own and continued so until the one known as Muhammad delivered the people into a more intelligible distortion of mind body spirit relationships. Do you have a more detailed interest at this time? Let's pause here. Very big chunk, historical chunk. तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट पूछा, यहाँ पे डॉन ने। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे स्ट्रेस दूंगा। वी आस्क द, यहाँ पे द टर्म टीच लर्निंग इज रादर फिलोसॉफिकल रादर दैन हिस्टोरिकल। तो राने बोला कि लाइक वी आर अवेयर दैट योर माइंड बॉडी इज कैलकुलेटिंग द प्रॉपर मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। कि वो क्या पता कह रहे थे कि उन्हें उन्हें अवेयर हैं कि वो एक किताब बनाने की सोच रहे हैं, और वो ये भी अवेयर हैं कि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि जो हमारा टाइम स्पेस है सेवरल थाउजेंड ऑफ योर ईयर्स, इसका मतलब जो इनके डेंसिटी में जो एक एक्सपीरियंस है, टाइम स्पेस में डिफरेंस का मतलब है उनकी पोलराइजेशन, उनकी जो चेतना की जो डेंसिटी है काफी ज्यादा ऊपर है। तो वो एक काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना देती है। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि एक प्रॉपर स्ट्रेस दिया जाए कि उनका एक एक्सपीरियंसेस लोकल टाइम स्पेस में कैसा कैसे गए थे। तो यहाँ पे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिलोसॉफिकल है रादर देन हिस्टोरिकल। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर सारी रियलिटी इल्यूजरी है तो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ जो कि हमारे साथ हमारा जो हम जब टाइम स्पेस का हम जो बनाएंगे, हम अपने टाइम स्पेस का एक्सपीरियंस बनाएंगे, उसके साथ हमारे साथ कौन सी चीज़ रहेगी। तो वो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स की अपना वाइब्रेशन रहती है, हमारे चेतना रहता है, हमारा चेतना का फैलाव रहता है कि हमने कितनी जगह डाली है और कितनी जगह हमने फैलाव करा अपना लव एंड लाइट का। तो फिर अब यहाँ पे हिस्टोरिकल कंटेक्ट के ऊपर जाते हैं। तो वी आर दोज ऑफ कन्फेडरेशन जो कि 11,000 साल पहले हमारे प्लानिटरी कल्चर्स में आए थे, जो कि वन क्रिएटर के क्रिएशन के क्लोजली टच में थे। तो ये उनकी नादान धारणा थी कि वो लर्न टीच कर सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। और फ्री विल डिस्टॉर्शंस को, फ्री विल की जो डिस्टॉर्शन होती है या फिर इंडिविजुअल फीलिंग या पर्सनालिटी, वो कोई डेंजर में नहीं थी। उन्हें लगा कि ये कल्चर काफी ज्यादा अलाइंड है कि कॉन्शियसनेस, चेतना और उन सब चीजों के लिए। तो हुआ ये कि जो तब के टाइम के जो कल्चर्स थे वो काफी ज्यादा मैजिकल थॉट प्रोसेस वाले थे, कि उनका सब चीजों की वननेस में अंडरस्टैंडिंग थी, और उनको गाया के साथ कनेक्शन में काफी ज्यादा प्रेम था। और सबके साथ एक तब के टाइम की जो होती है ना, आदिवासी जो तब के टाइम के होते थे और जो कि सब चीजों के साथ कनेक्शन फील करते थे, और वो चेतना को समझते थे, एक्सपीरियंस करते थे, मैजिक को परफॉर्म करते थे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। तो उस चीज को देखते हुए गए रहा, उन्होंने लगा कि यार हाँ लग रहा है ये लोग तैयार है लॉ ऑफ वन के लिए, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग भी फंडामेंटली जुड़ी हुई है लॉ ऑफ वन के साथ। फिर ये गए, जो कि बहुत अच्छे से इनका वेलकम हुआ वहाँ पे, और फिर इन्होंने टेक्निकल बेस में मदद करी, जैसे कि इन्होंने क्रिस्टल्स का यूज के थ्रू उनको हीलिंग करना सिखाया। और फिर जो भी इनका टाइम स्पेस मटेरियल का रेशियोज अप्रोप्रिएट था उस हिसाब से उनको डिस्टॉर्शंस प्रोवाइड करी।
यहाँ पे टाइम स्पेस मटेरियल का रेशियो का मतलब है, अगर आप डिसिप्लिन ऑफ पर्सनालिटीज याद हो तो उसके अंदर सेल्फ माइंड और अदर सेल्फ माइंड के बीच का रेशियो होता है, एंड उस रेशियो के हिसाब से एक अप्रोप्रिएट रेशियो होता है जहाँ पे सेवा दी जाती है माइंड कॉम्प्लेक्स में। अगर मैं यहाँ पे आपको सेवा दे रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट बोलने लग जाऊँ जो कि आप लोगों की वाइब्रेशन से कंपैटिबल नहीं है या फिर आप लोगों को समझ नहीं आएंगे, तो मेरी सेवा वहाँ पे वेस्ट है, और वो चीज़ फिर आपको लर्न टीचिंग में हेल्पफुल भी नहीं होगी। इसीलिए एक वो अप्रोप्रिएट सीरीज ऑफ रेशियो रात में कैलकुलेट करते हैं, मतलब इनका ऑटोमेटिक है, इंट्यूटिवली परफॉर्म होता है क्योंकि इनका डेंसिटी इतना हाई है कि वो सेवा करते टाइम एक अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ टाइम स्पेस मटेरियल शेयर करते हैं। और वही रीजन था, जैसे उन्होंने अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ टाइम स्पेस मटेरियल शेयर करा, करते 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 वो एक पिरामिड की क्रिएशंस के अंदर टर्न आउट हो गया, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल वेज के अंदर भी उन्होंने सेवा दी थी, एंड टेक्निकल वेज के अंदर जो कि इनका इतना बड़ा गैप था हमारी टाइम स्पेस की जहाँ पे हम रास्ते पे हैं, और इनका जो टाइम स्पेस का जो इनका वाइब्रेशन है वहां से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस था उसके अंदर, जो कि इन्होंने सेवा दी, डिस्टॉर्शंस दी, जिसकी वजह से पिरामिड्स भी क्रिएट हुए। तो इन्होंने पाया कि जो टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास थी जिनके ऊपर पावर थी, जिन पे सत्ता थी। ये उन्होंने नहीं चाहा था, इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को छोड़ दिया तब के टाइम पे स्पेस टाइम के अंदर। और जो लोग थे साउथ अमेरिका में काम कर रहे थे सिक्स डेंसिटी के कन्फेडरेशन के, वो उन्होंने काफी आसानी से नहीं हार मानी, वो फिर वापस भी आए, लेकिन ये फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन इन्होंने, रा ने कभी हमारी वाइब्रेशन लूज नहीं करी, क्योंकि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, क्योंकि इन्होंने चेंजेस करे थे हमारी चेतना में। एंड अगर ये हमारी चेतना में अपनी वाइब्रेशन डालते हैं तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस जो वाइब्रेशन रा की हमारी चेतना के अंदर आ चुकी थी इजिप्शियन के समय में, उसका जो एनर्जी का हेर फेर है उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं की बने। इसीलिए वो लॉ ऑफ वन के हिसाब से जो चीजें रेगुलेट हो सकती थी वो करने में ये आगे सक्षम रहे, अभी के टाइम पे जो लॉ ऑफ वन का कॉन्टैक्ट दिया उन्होंने। तो वी अटेम्प्टेड टू कॉन्टैक्ट द रूलर्स, तब के टाइम के उन्होंने रूलर्स को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी इजिप्ट के अंदर। 18 डायनेस्टी के अंदर जो स्पेस टाइम डिस्टॉर्शंस थी तब के टाइम पे फारो को कांटेक्ट करा इन्होंने। वहां पे स्मॉल लाइफ एक्सपीरियंस था, जो कि एक वॉन्डर कहते थे, तो मतलब वैसे टाइप का वो था फैरो। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि रा ने जब वॉन्डर नोट करा, कहा, तो उन्होंने ये कहा व्हाट दिस इंस्ट्रूमेंट वुड कॉल। इसका मतलब जो एक वॉन्डर एक टर्म है वो रा की वाइब्रेशन की नहीं है, वो कन्फेडरेशन की वाइब्रेशन की है, यानी फोर्थ या फिफ्थ डेंसिटी वाइब्रेशन की है, जो कि कार्ला तब के टाइम पे चैनलिंग करती थी तब के टाइम पे। Thus, this mind body spirit complex received our communication distortions and was able to blend our distortions with our own. लेकिन वो वॉन्डरर होने की वजह से जो फैरो था तब के टाइम के, वो अपनी वाइब्रेशन के साथ रा की वाइब्रेशन मेल्ट करने में काफी ज्यादा एबल रहे। और ये जो यंग एंटिटी था उसको एक, वो एक प्रॉस्परस गॉड की वाइब्रेशन में ऑनर करा जा रहा था तब के टाइम पे, और उसे आमन कहते थे। तो एंटिटी ने सोचा कि काफी सारी गॉड्स की ऑनर के अंदर ऑनर वन अमंग गॉड वो एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो लॉ ऑफ वन को फॉलो नहीं करता था। इसीलिए उसने अपना नाम चेंज कर दिया सन के हिसाब से, ताकि जो मैनी गॉड्स की जो पूजा करते थे तब के टाइम पे इजिप्शियंस की जगह सिर्फ एक गॉड की पूजा हो। एंड उसके हिसाब से एक आतन करके इन्होंने नाम चेंज करा, जो कि काफी क्लोज डिस्टॉर्शन थी उनकी रा की रियलिटी के साथ, एज वी अंडरस्टैंड अवर ओन नेचर ऑफ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स रियलिटी, रा सन गॉड के हिसाब से तब के टाइम की जो वाइब्रेशन थी। हाउएवर, ये टोटली अलाइनमेंट में नहीं आ पाई लर्न टीचिंग, इट डज नॉट कम टोटली इनटू अलाइनमेंट विद द इंटेंडेड लर्न टीचिंग जो कि इन्होंने सेंड करी थी। वो टोटल अलाइनमेंट में ना आने की वजह से ये हुआ कि जो एंटिटी आंखें नाते हैं वो कन्विंस हो गया कि वाइब्रेशन ऑफ वन ही सिर्फ और सिर्फ ट्रू स्पिरिचुअल वाइब्रेशन है, और उसने डिक्री कर दी, लॉ ऑफ वन को डॉक्ट्रिन बना दिया एक तरीके से। और वो डॉक्ट्रिन बनाने की वजह से हुआ क्या कि वो एंटिटीज के जो बिलीफ्स थे वो उसकी डिसेमिनेशन इफेक्टिव नहीं रही, वो काफी कम लोगों ने एक्सेप्ट करी, और जिसकी वजह से जो प्रीस्ट थे प्रीस्ट ने भी लिप सर्विस ही प्रोवाइड करी बिना स्पिरिचुअल डिस्टॉर्शन सीकिंग के, और लोग अपनी धारणाओं में चलते रहे वो सेपरेशन वाली। और जब ये एंटिटी जो फैरो था यहाँ पे आतेन, अखनातेन,
वो उसके जाने के बाद वापस पोलराइज्ड बिलीफ्स आ गए यहाँ पे समाज के अंदर, इजिप्ट के अंदर, कि बहुत सारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग जो उनकी माइथोलॉजी है उसकी धारणाएं वापस आ गई। और जो चीजें चलती रही जब तक एक मोहम्मद, मोहम्मद प्रॉफिट, जहां तक कि मुझे लग रहा है ये इस्लाम का प्रॉफिट है मोहम्मद, जिसने मोनोथीज्म यानी अल्लाह के रिलेटेड में इन्होंने बताना स्टार्ट करा था। delivered the people into a more intelligible distortion of mind body spirit complex relationships. Yes, Sonia. हम्म। तो आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग्स। तो 18वें शताब्दी में जब डिनास्टी था ना इजिप्ट का, तो वहां पे जो एक उनका जो फरो था ना, राजा था, वो काफी उम्र में काफी छोटा था, यंग हम्म था काफी। और वो एक वॉन्डर था, ठीक है ना। और वो वॉन्डर होने की वजह से वो रा की टीचिंग्स को अच्छे से समझ पाया, वो उस हम्म उनकी कंपनता को अपनी कंपनता से अच्छी तरह से मिला पाया। और उसका जो पहला नाम रखा गया था ना, अब इजिप्ट में भी मल्टीपल गॉड्स थे ना, बहुत सारे देवी देवता थे, तो उन्हीं के उसी में से एक देवता के नाम के ऊपर उसका नाम रखा गया था, आमून करके। लेकिन हम्म उसको वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ वन को फॉलो कर रहा था। तो फिर हम्म उसका काफी इंटरेस्ट था सन डिस्क में, मतलब सन में, सूर्य में। तो सूर्य को कुछ आई थिंक आतेन ऐसा कुछ इजिप्शियंस में बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। हम्म तो फिर उन्होंने अपना नाम आतेन रखा, और आई मीन आतेन उसको ज्यादा बेटर लगा, तो उसने अपना नाम अखनातेन ऐसा रख दिया था। और अखनातेन उसको ऐसा लगा कि लॉ ऑफ वन के वाइब्रेशन से काफी मेल खाता है। और फिर उसने लॉ ऑफ वन का प्रचार करना शुरू कर दिया। और उसने यहाँ पे गलती क्या करी पता है, उसने प्रचार इस तरह से नहीं, फ्री विल का यहाँ पे उसने पालन नहीं किया, उसने डिक्री कर दी कि सब सारे के सारे लॉ ऑफ वन फॉलो करेंगे, क्योंकि वो राजा था, पैरो हम्म था। हाँ। तो उस वजह से हुआ क्या कि लोगों के विशेष के अगेंस्ट अगर आप उनको कुछ दोगे तो वो नहीं लेंगे। तो उसी तरह से उस लॉ ऑफ हम्म वन के जो प्रीस्ट उसने रखे थे, उन्होंने सिर्फ मुंह से बोलते रहे, वो लोग वो खुद नहीं फॉलो कर रहे थे लॉ ऑफ वन को। वो खुद हम्म स्पिरिचुअल सीकिंग जो होती है ना, खोज होती है जहाँ पे हम तो बेसिकली हम उसी को देते हैं जो मांगे आपसे, वो इसीलिए क्योंकि वो खुद सीख कर रहा है ना, वो खुद खोज रहा है। अगर आप खोज ही नहीं रहा है, आप उसके सर पे लॉ फंड डाल दोगे, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो वहां पे उसका फ्री विल का उल्लंघन हो रहा है। सो दिस इज व्हाट उससे गलती हुई थी। तो फिर जब वो मर गया, तो उसके बाद लोगों ने फिर वही शुरू कर दिया, मल्टीपल गॉड्स, मतलब अपने देवी देवता की पूजा दोबारा उसने शुरू कर दी। वो तब तक चला जब तक मोहम्मद आया, और मोहम्मद ने फिर मोनोथिज्म, जैसे ईशान ने बोला, उसका अच्छे से प्रचार किया। सो दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। काफी क्लैरिटी से बताया तुमने। मैं जब बोलता हूँ तो मतलब उसके अंदर मैं जो इंग्लिश टू हिंदी रियल टाइम ट्रांसलेशन करता हूँ तो सही कर रहा हूँ मैं, मतलब सही आ रही है उसमें टोनालिटी? या ब्रेक्स तो नहीं हो रहे? या नहीं परफेक्ट, नहीं, ओके। you're ओके। जस्ट कुछ वर्ड्स है ना इंग्लिश में, तुम इंग्लिश में ही बोल देते हो, तो थोड़ा सा उसको हिंदी अच्छा में अच्छा अच्छा ट्रांसलेट। अच्छा। बट आई सही एम है श्योर सही है। यहाँ पे सबको समझ में आ रहा है, बट बाद में जो हम्म रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना, तो इट वुड बी बेटर कि थोड़ा सा, इफ यू वांट यू परफेक्ट कैन जस्ट परफेक्ट। कीप एक दूसरे विंडो में ना एक चैट जीपीटी खोल के रखो, या तो फिर ट्रांसलेटर खोल के रखो, सो दैट यू कैन कॉपी पेस्ट ओवर देयर तो इफ यू हिंदी वांट, का भी तो होगा अदरवाइज। हमारे पास मटेरियल, देखा जाए तो। अरे हाँ, हिंदी का पीडीएफ है ना। है ना, हिंदी गो का टू भी तो होगा। हाँ, एल उसमें रिसर्च पे भी जाओ, तो चल रखी एल है। रिसर्च। हाँ, उसमें हाँ, गो टू हिंदी, या सेशन वन, यहाँ से संपर्क, सेशन सेशन टू, यप। सॉरी, हाँ। यप। हम्म तो ये भी तो तैयार पड़ा है वापस। हमारे पास तो पूरा। हाँ सही एग्जैक्टली, है। सब कुछ रेडी है। कितने 35 सेशंस हो सेशंस गए? है। काफी हो गए इसमें। लाइक 35 डाले 35 हैं या। ट्रांसलेशन में, अभी हमने 40 तक किया है ट्रांसलेशन, आई थिंक शी विल हम्म सेंड। नाइस, 40 पे पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, चलते रहेगा हमारा सेशंस। हाँ। सही। तो हिंदी में स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेशन में बहुत बफर, मतलब मेरी कॉन्शियसनेस को हाँ, एक्सर्ट टाइम काफी जा करना रहा है, पड़ता है। टाइम जा रहा है, हाँ यस हाँ यस। हाँ। हिंदी का किसी को पढ़ना है, प्रियंका जी, प्रज्ञा जी, अमन भैया, आप किसी को पढ़ना है तो प्लीज गो अहेड। कोई नहीं, मैं एडिट कर देता हूँ, ओके। तो 2.3। और आई रीड इट, यू एक्सप्लेन। ओके परफेक्ट। ठीक है। ओके। ओके। प्रश्नकर्ता, हमें पूरी कहानी में बहुत दिलचस्पी है जो आप बता रहे हैं, और एक के नियम के बारे में भी काफी विस्तार से
जानना है। हो सकता है जब हम आगे बढ़ेंगे तब मैं ऐसे कई सवाल पूछूंगा जो सीधे एक के नियम को समझने से संबंधित हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि इसे पढ़ने वाले ग्रह की आबादी के लिए यह एक सिखाने सीखने के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करने का एक उचित तरीका है। इस समय हमें आपके द्वारा बताई गई जानकारियों के विभिन्न पहलुओं की जांच करना है। आपने हमें क्रिस्टल के द्वारा हीलिंग करने की विधि बताई थी। एक बात मैं आपको बताना बताना चाहूंगा कि जब उपकरण थक जाए तब आप हम यह संपर्क को काटकर थोड़ी देर बाद उपकरण के फिर से चार्ज होने पर फिर से स्थापित करना चाहेंगे। और यदि उपकरण इस समय ठीक है तो मैं यह चाहता हूँ कि आप क्रिस्टल के द्वारा हीलिंग की थोड़ी चर्चा करें जो आप अभी बता रहे थे। रा हम रा है। क्रिस्टल से हीलिंग का सिद्धांत इस भ्रम के संरचना की श्रेणीबद्ध प्रकृति के समझदारी पर आधारित है जो कि भौतिक शरीर है, जैसे कि आप इसे कहते हैं। कुछ क्रिस्टल उन ऊर्जाओं पर काम करते हैं जो आध्यात्मिक शरीर के अंदर जाती है। कुछ क्रिस्टल उन विकृतियों पर काम आई नो हमें भी कुछ पढ़ना सीरियसली। कुछ क्रिस्टल उन विकृति पर काम करते हैं जो आत्मा से दिमाग में जाती है। तो कुछ क्रिस्टल दिमाग और शरीर के बीच में होने वाली विकृतियों को संतुलित करती है। इन सभी क्रिस्टल से होने वाले हीलिंग को शुद्ध माध्यमों के द्वारा चार्ज करना पड़ता है। क्रिस्टल के साथ काम करने वाला हीलर बिना किसी सापेक्ष क्रिस्टलीकरण के हो तो वो क्रिस्टल ठीक से चार्ज नहीं होगा। अन्य घटक है जिस ग्रह में आप रह रहे हैं उसके ओके हो गया हाँ। अन्य घटक है जिस ग्रह में आप रह रहे हैं उसके ऊर्जा क्षेत्र का और पवित्र या ब्रह्मांड के ऊर्जा प्रवाह के साथ ठीक से एक सीध में होना, जो इस ग्रह के ऑरा में कुछ इस तरह से प्रवेश करती है कि यह एक उचित अनुपात का आकार और उस आकार के भीतर रहने वालों के लिए सुलझाने या संतुलित करने के कार्य में मदद का संकेत देती है। यदि हम इन सभी क्रिस्टल के इस्तेमाल के बारे में विस्तार में बताएंगे तो शायद यह इस उपकरण के लिए थकाने वाला हो। हालांकि यदि आप इस बारे में दूसरा सत्र चाहते हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं। हम कहेंगे क्रिस्टल को चुनने की बारीकी काफी जटिल कार्य है और असल में क्रिस्टलीय संरचना जैसे हीरा या माणिक का इस्तेमाल उन्हीं पवित्र चैनल के द्वारा हो सकता है जो हर समय एक के प्रेम रोशनी से भरे हुए होते हैं। निसंदेह क्रिस्टल को चार्ज करने के लिए शुरुआत की प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है और एक बार शुरुआत की प्रक्रिया करने के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्न विकृतियों के माध्यम से प्रगति की सीमा तक अ, दृढ़ रहने वाले बहुत ही कम लोग हैं। आगे स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर। ओके। क्या हम आगे इस विषय पर या किसी और विषय पर संक्षेप में बताएं? हम्म। 2.3 हैवी है ये भी। बहुत हेवी है। हम्म। इसने मतलब बीच में काट के सीधा क्रिस्टल के बारे में पूछना शुरू कर डॉन ने। हाँ, डॉन का स्टाइल। 2.3। वी आर इंटरेस्टेड इन द एंटायर स्टोरी। तो राने डॉन ने बोला कि बताओ भैया, क्रिस्टल के बारे में बताओ सबसे पहले हमें। तो यहाँ पे सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा अभी लॉ ऑफ वन स्टडी करते टाइम, कि हम अगर लॉ ऑफ वन स्टडी नहीं करते और हम मान लो कोई भी हम स्पिरिचुअल ट्रेडिशन स्टडी करते हैं, तो लॉ ऑफ वन में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे एम्फोसिस आता है कि यार हम ही रचयिता हैं, लाइक वी आर द क्रिएटर्स। एंड हम अपनी चेतना की शक्ति से रचना करना सीखते हैं और फिर उस चीज के अंदर हम आगे बढ़ाते हैं अपने आप को। बहुत 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 पावरफुल चीज है जो कि किसी भी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या फिर ट्रेडिशन के अंदर मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा। तो यहाँ पे भी वही चीज आ रही है जैसे कि क्रिस्टल्स के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो क्रिस्टल्स क्या, क्रिस्टल्स एक हम जब हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं तो वो हमारी ही रचना करने की शक्ति है, हमारी ही चेतना है, हमारी इन लव एंड लाइट से चार्ज होकर वो एक्ट करता है। तो काफी पावरफुल रिचुअल्स हैं सारे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टल हीलिंग की बात हो रही है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ सेशन में।
तो वो एक उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है कि एक हायरार्किकल नेचर है स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूशन का, जैसे कि फिजिकल बॉडी है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हायरार्किकल नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूशन, ये इतनी पावरफुल चीज है ना। जैसे कि अभी आज ही मैंने 2 सेशंस भेजे थे, वीडियोस थे, तो वो थे फ्रैक्टल और होलोग्राफ के ऊपर, अगर किसी ने नोट करा हो तो एक नेचर ऑफ इल्यूजन में एक हायरार्की है, एक स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल नेचर ऑफ इल्यूजन है। एंड उसका एक स्ट्रक्चर जब एक समझ लिया ना हमने, तो क्या होता है कि एक हमारी जो एनर्जी होती है कॉन्शियसनेस की, वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अंदर से फ्लो होती है। एंड अगर हमने एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझ लिया, इल्यूजन का जो नेचर है, उसकी रियलिटी है, इल्यूजन हमारा फिजिकल बॉडी भी एक इल्यूजन है, हमारे आसपास के लोग इल्यूजन है, ये पूरा रियलिटी इल्यूजन है, मैट्रिक्स जहाँ पे मैनिफेस्टेशंस करते हैं। एंड माइंड कॉम्प्लेक्स भी एक इल्यूजन ही है, माइंड कॉम्प्लेक्स भी एक इल्यूजन से कम नहीं है, इल्यूजन से ही बना है and उसी की एनर्जी से ही हमें इल्यूजन ही प्रोवाइड करता है डिस्टॉर्शंस में। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है इस चीज का, एक हायरार्किकल नेचर में, यहाँ से एनर्जी फ्लो होती हैं एंड इस डायरेक्शन से वो उस डायरेक्शन में जाती हैं। तो उस हायरार्किकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि एनर्जीज कैसे फ्लो होती हैं। यहाँ पे अगर हमने ये चीज समझ लिया, जैसे कि माइंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका ज्योग्राफी होती है, ज्योमेट्री होती है, एंड सेल्फ माइंड, अदर सेल्फ माइंड, कॉस्मिक माइंड, इन सब के रेशियोज होते हैं। वैसे ही हर जगह एक ज्योमेट्री और ज्योग्राफी होती है, बॉडी में ज्योमेट्री ज्योग्राफी होती है, लाइक सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्वांटम लेवल पे। तो ये चीज के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे क्रिस्टल्स की जो फंक्शनिंग है वो इस चीज के ऊपर बेस्ड है। देयर आर क्रिस्टल्स विच वर्क अपॉन द एनर्जीज कमिंग इनटू द स्पिरिचुअल बॉडी। तो ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो कि एनर्जी, स्पिरिचुअल बॉडी की एनर्जीज पे वर्क करते हैं। यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो स्पिरिट टू माइंड के ऊपर वर्क करते हैं, डिस्टॉर्शंस पे। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो माइंड और बॉडी के बीच की डिस्टॉर्शंस को बैलेंस करते हैं। और ये काफी अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स हैं, देखा जाए तो सारे क्रिस्टल्स ये काफी अलग अलग टाइप के हैं, और काफी एक फंक्शनल इन सबका सबका अलग अलग है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना अगर हम क्रिस्टल वर्किंग में जाते हैं। सबसे पहले चीज आती है समझना कि हम हायरार्किकल नेचर समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूशन का। एंड जैसे हम हायरार्किकल नेचर समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूशन का, तो हम फिर कोरिलेट करते हैं कि हायरार्किकल नेचर है आपका स्पिरिचुअल बॉडी का, और हायरार्किकल नेचर है अपना स्पिरिट और माइंड का, हायरार्किकल नेचर है अपना माइंड एंड बॉडी का। और एक ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल कैसे एक एनर्जी को रीडायरेक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूशन के अंदर, काफी काफी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग है ये। एक फंडामेंटल टॉपिक ऑफ स्टडी, एक टोटल ब्रांच है ये सब्जेक्ट की, टॉपिक की, साइंस की। तो काफी फंडामेंटल इसका वो रहेगा कि कैसे एक हायरार्किकल नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन कोरिलेट करता है एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से, एंड वो कैसे एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है इल्यूजन का, जो कि आपका स्पिरिचुअल बॉडी है या फिर स्पिरिट माइंड है या फिर माइंड बॉडी है, ये सब स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन है, उनके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये सब जो क्रिस्टल हीलिंग्स है, प्योरिफाइड चैनल्स के थ्रू चार्ज की जाती है। बिना रिलेटिव क्रिस्टलाइजेशन के हीलर के, जो कि क्रिस्टल के साथ काम कर रहा है, क्रिस्टल प्रॉपर्ली चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी चैनल, यानी एक हीलर है या फिर कोई भी क्रिस्टल के साथ जो वर्किंग कर रहा है, वो प्योरिफाइड चैनल होना चाहिए। इसका मतलब उसका एक एनर्जी फ्लो है, उसका ऑरिक फ्लो है, उसकी कॉन्शियसनेस का जो फ्लो है, वो उसका माइंड से, बॉडी से लेके स्पिरिट के अंदर एक इसका एक एनर्जी फ्लो प्योरिफाइड होना चाहिए, यानी सीमलेस होना चाहिए, विदाउट डिस्टॉर्शन होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। एंड ये चीज क्रिस्टलाइजेशन में आती है, हीलर का क्रिस्टलाइजेशन में आती है। एंड आगे चल के सेशन अराउंड 4 के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ द हीलर है, जहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को आगे डिटेलिंग में बात करी जाती है कि ट्रेनिंग ऑफ द हीलर क्या होती है। और ये चीज होने के बाद ही क्रिस्टल प्रॉपरली वर्क कर पाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट आता है प्रॉपर अलाइनमेंट विद द एनर्जी फील्ड ऑफ द प्लैनेट। ये दूसरा इंग्रेडिएंट आता है जो कि सेकेंडरी है देन दिस इज द प्राइमरी। सेकेंडरी आता है अलाइनमेंट विद द एनर्जी फील्ड्स ऑफ द प्लैनेट अपॉन विच यू डेवलप द होलिस्टिक और कॉस्मिक डिस्टॉर्शंस इन स्ट्रीमिंग which enter the planetary aura in such a manner that an appropriate ratio of shapes and placements within these shapes of is of indicated aid in the untangling or balancing process। तो ये भी एक काफी पावरफुल यहाँ पे इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बताई है। जो कि दूसरी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सेकेंड इंग्रेडिएंट है एनर्जी फील्ड के साथ, प्लैनेट की एनर्जी फील्ड के साथ और कॉस्मिक डिस्टॉर्शन एंड स्ट्रीमिंग, ये दो टाइप की एनर्जी इन स्ट्रीमिंग आती है।
एक तो आता है अपना प्लैनेट की एनर्जी फील्ड के साथ अलाइनमेंट, दूसरा आता है कॉस्मिक एनर्जी फील्ड के साथ अलाइनमेंट। दोनों काफी डिफरेंट है, तो उन दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जो कि प्लानिटरी ऑरा के अंदर आती है, कॉस्मिक डिस्टॉर्शंस प्लानिटरी ऑरा के अंदर आती है, प्लानिटरी डिस्टॉर्शंस फिर यहाँ पे हम जो वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर वो फिर इम्पैक्ट डालती है। एंड उन सभी के साथ अलाइनमेंट होना जरूरी है, इन सच अ मैनर दैट एन अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ शेप्स एंड प्लेसमेंट्स। इस तरीके से कि एक शेप्स और प्लेसमेंट होती है जब भी हम कोई रिचुअल करते हैं उसके अंदर। हम जैसे कि जब लॉ ऑफ वन का जो रिचुअल करा था, जब रा को बुला रहे थे एंड चैनलिंग होती थी, तब एक जो अगरबत्ती को 25 डिग्रीज कुछ पे एंगल होना, एंड चीजों की प्लेसमेंट एक नॉर्थ ईस्ट की साइड होना, एंड अलग अलग तरीके से जो ओरिएंटेशन है सारी की सारी, तो ये सारी की सारी शेप्स और प्लेसमेंट है, अप्रोप्रिएट रेशियो है उन चीजों का। और वो अनटैंगलिंग और बैलेंसिंग में हेल्प करती है। अनटैंगलिंग और बैलेंसिंग किस चीज की? जो कि इन स्ट्रीमिंग है, कॉस्मिक इन स्ट्रीमिंग, कॉस्मिक डिस्टॉर्शन इन स्ट्रीमिंग, जो कि प्लानिटरी ओरा में आती है। एंड प्लानिटरी ओरा की जो एनर्जी फील्ड से होते होते जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे आती है। एंड जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहां पे जो हीलर है, हीलर इन सारी एनर्जीज को फ्लो करवाता है हीलर के अंदर से एंड हीलर के थ्रू, एंड फिर हीलर जिस लोकेलिटी में है उसके थ्रू वो सारी एनर्जीज को फ्लो करवाता है, एक तरीके से चैनल का काम करता है, प्योरीफाइड चैनल। एंड वो फिर चैनलिंग होके हीलिंग, मैजिक एंड ये सब के टाइप के फंक्शनैलिटीज होती हैं। सब रिचुअल्स का यही है कि कैसे एक चैनल करा जाता है एनर्जी को, कॉस्मिक, प्लानिटरी एंड ऑफ द चैनल ऑल्सो, जो कि रिचुअल कर रहा है। टू गो थ्रू द वेरियस क्रिस्टल्स टू बी यूज्ड वुड बी एग्जॉस्टिव। तो यहाँ पे बताया है कि क्रिस्टल्स के बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि क्रिस्टल को चूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसका जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर वो चीज डिसाइड करेगा कि वो हायरार्किकल नेचर, जो स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन है, वो एनर्जी को कहाँ पे टारगेट करेगा, इस हायरार्किकल नेचर है जो स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन का उस पे। जैसे डायमंड और रूबी, वो प्योरीफाइड चैनल को लव एंड लाइट की किसी भी एप्लीकेशन में काम करवा सकता है। तो ये एक इनिशिएशन की जरूरत आती है ऑब्वियसली इसके अंदर। एंड इनिशिएशन का मतलब है प्योरीफाइड चैनल बनना। एंड यहाँ पे काफी लोग इस चीज को नहीं कंप्लीट कर पाते, जो कि इनिशिएशन का जो प्रोसेस रहता है, जो कि अभी आगे पता चलेगा सेशन 4 के अंदर, डिसिप्लिन्स ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, वो इनिशिएशन है। एंड वो ज्यादातर लोग नहीं कंप्लीट कर पाते, प्योरीफाइड चैनल बन पाना। यस सोनिया। ईशान, कैन यू ओपन दैट? तुम्हारे पास वो जहाँ पे हम ड्रॉ करते थे, कैन यू यप। ओपन दैट? हम्म। मीरो, आई थिंक, नो? यप। तो यहाँ पे हायरार्कियल नेचर ऑफ बॉडी बोला है ना, तो हमारे इल्यूजन में या हमारे भ्रम में ना हमें लगता है हमारी जो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वही एक बॉडी है, पर ऐसा है नहीं। है ना, हमारे हम्म। पास बहुत सारे शरीर है। भौतिक शरीर है, मानसिक मतलब माइंड है, स्पिरिट है, स्पिरिचुअल बॉडी भी हम्म। हमारी होती है। तो यहाँ पे हायरार्की स्ट्रक्चर ऐसा है। सो इफ यू कैन ड्रॉ, कैन यू राइट स्पिरिट, फिर उसके बाद एरो लगा के, फिर माइंड, और फिर बॉडी। सो इस तरह के वो हायरार्की होती है, स्पिरिट से माइंड, माइंड से बॉडी, फिजिकल बॉडी यस। बेसिकली। स्पिरिट यहाँ पे आ गया, स्पिरिट। टेक अ न्यू पेज ना। अच्छा, ऐसे में वहीं ही पे हो बना। गया, नहीं बन रखा ऑलरेडी। Yeah. चीजें बहुत करी है यार इसमें। हाँ। मेरा तो फिर स्पिरिट स्पिरिट माइंड के बॉडी नीचे बना एरो, पड़ा है एरो कर पूरा। दो। स्पिरिट के नीचे एरो कर दो, विच इज गोइंग थ्रू द माइंड एंड देन थ्रू द बॉडी। ऐसे दो एरोस बना दो दोनों, दोनों के बीच में। स्पिरिट देन के आई विल नीचे एक्सप्लेन। माइंड एंड देन या, दिस बॉडी, या, एंड या। इसके कोरिलेट में सो यहाँ पे एनर्जी इसको, सेंटर्स भी आ गए। हाँ, एनर्जी रे एंड यहाँ सेंटर्स पे भी है, वेरी आगे गुड। ध्यान जी, टाइप्स भी थोड़ा आ सा गए यहाँ जूम पे। करना क्योंकि ना वो दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम करना है इसको, है। आप अपनी तरफ से जूम कर लो, क्योंकि कभी कभी ना वो आपके इसमें ना छोटा दिख रहा है, तो ट्राई टू जूम फ्रॉम योर साइड ओके ओके ओके। इफ यू कैन। तो यहाँ पे एनर्जी सेंटर्स भी आ गए। ग्रेट, सो एंड लेट यहाँ मी पे एक्सप्लेन आर्केटाइप्स भी दिस। आ गए, इसी लेन में ग्रेट, आर्केटाइप्स भी है। ओके ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो यहाँ पे रानी क्या बोला है कि आपका जो भौतिक शरीर है सिर्फ वही इल्यूजन आपके भ्रम में आपको दिखता है, लेकिन जो ट्रू नेचर है स्पिरिचुअल, तो एनर्जी जो ऊर्जा फ्लो करती है ना, वो आत्मा से मन में, मन से शरीर में, है ना, स्पिरिट से माइंड, माइंड से हम्म। बॉडी। ये हायरार्की है। और जहाँ पे इम्बैलेंसेस या डिस्टॉर्शन, मतलब कहीं ना
किसी आपके एनर्जी सेंटर में ब्लॉकेज हो गया, या कोई ट्रॉमा है या कोई बीमारी है, वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, वो स्पिरिट के लेवल पे हो सकती है, वो माइंड के लेवल पे हो सकती है, वो शरीर के लेवल पे हो सकती है। तो ऐसे क्रिस्टल्स है जो आपकी जो ऊर्जा आपके स्पिरिचुअल बॉडी में आ रही है ना, उस पे काम करने वाले क्रिस्टल है ना। फिर कुछ ऐसे क्रिस्टल है जो आपके स्पिरिट और माइंड के बीच के जो डिस्टॉर्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल आध्यात्मिक और मन के बीच में क्या डिस्टॉर्शन होता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल कंफ्यूजन हो सकता है ना, उससे आपके स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो उसके उस डिस्टॉर्शंस को या उस बीमारी को कम करने का वो काम करते हैं कुछ क्रिस्टल्स। उसके बाद कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो आपके मन और भौतिक शरीर के बीच के जो डिस्टॉर्शन है उनको कम करते हैं, जैसे साइकोसोमैटिक इशू हो गया कोई, या कोई शारीरिक बीमारी है, तो उस शारीरिक बीमारी को ठीक करने वाले भी कुछ क्रिस्टल्स है। तो ये हायरार्कियल नेचर से होता है कि स्पिरिट से माइंड, माइंड से बॉडी, और उनके बीच के डिस्टॉर्शंस कम करने के लिए भी अलग अलग क्रिस्टल्स है। लेकिन यहाँ पे ये है कि क्रिस्टल तभी काम करेगा जब उसको चार्ज करने वाला जो इंसान है, हम क्रिस्टल चार्ज करते हैं ना काम करने से पहले, क्रिस्टल्स के साथ जो हीलर्स है क्रिस्टल के साथ हीलिंग करते हैं, तो वो भी तो क्रिस्टलाइज होना चाहिए ना। क्रिस्टलाइज का मतलब क्या है कि वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में उसके बैलेंस होना चाहिए, उसमें वो डेली मेडिटेशन करता हो, है ना, उसमें डिस्टॉर्शंस काफी कम हो, तो वो क्रिस्टलाइज्ड एंटिटी है। तो वो एंटिटी या वो इंसान, वो जो हीलर है, वो क्रिस्टल्स को अच्छी तरह से प्यूरिफाई कर सकता है, मतलब उसको क्रिस्टलाइज भी कर सकता है अच्छे से, है ना। मतलब वो इंसान इमोशनली भी बैलेंस्ड है, मेंटली भी फोकस्ड है, और स्पिरिचुअली भी अलाइंड है। तो उसका अंदर का प्यूरिफिकेशन होना भी उतना जरूरी है ताकि वो उस क्रिस्टल का प्यूरिफिकेशन कर सके। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना कि कैसे ऊर्जा आपके आत्मा से, स्पिरिट से माइंड, माइंड से बॉडी में जाती है, फैलती है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है एक हीलर के लिए। उसी को एक कॉन्शियस अलाइंड हीलर बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे राय ने क्या बोला है कि प्लैनेट की जो कॉस्मिक एनर्जीज आ रही है ना, प्लैनेट की कॉस्मिक एनर्जीज, प्लैनेट की और कॉस्मिक एनर्जीज जो है, तो कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं उस हीलर को पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिस्टल कौन से डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में रखना है ना। एक उस हीलिंग स्पेस को एक अपने पृथ्वी के जो नेचुरल ऊर्जा की जो फील्ड्स है, एनर्जी फील्ड है, उसके साथ प्रॉपरली इन ट्यून होना चाहिए वो, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारी पृथ्वी का जो ऑरा है, जो टॉरस फील्ड है, एनर्जी फील्ड जिसे हम बोलते हैं उसको, उसका और कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी में क्या क्या आता है, सोलर फ्लेयर्स है, अपने लूनर साइकिल्स है, प्लैनेट्स के जो अलाइनमेंट्स है, वो सारे कॉस्मिक एनर्जीज से आते हैं ना। तो इन सब की नॉलेज होना भी उतनी ही जरूरी है उस हीलर को। ठीक है। तो इस ये सब इस चीज का जब उसको नॉलेज होता है तो वो प्रॉपरली वो क्रिस्टल को उस डायरेक्शन में रख के जहाँ से उसको पता है कि ऊर्जा आ रही है, तो प्रॉपरली हीलिंग कर सकता है। उसके बाद उसने कुछ क्या बोला, अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ शेप्स एंड प्लेसमेंट ऑफ दिस शेप्स। सो यहाँ पे सेक्रेट ज्योमेट्री की बात हो रही है। जैसे सर्कल का एक अलग ऊर्जा होती है, ट्रायंगल की एक अलग ऊर्जा होती है, पिरामिड की एक अलग ऊर्जा होती है ना। वो एक ज्योमेट्रिक ग्रिड बनाते हैं वो लोग, है ना, वो सर्कल में फिर वैसे स्टार होता है, तो एक प्रॉपर ग्रिड बनाते हैं ना, तो उसमें वो चैनल होती है ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से। और जब आप उस क्रिस्टल को उस शेप में अलग अलग जगह पे, अलग अलग रेशियो में या अलग अलग पोजिशन में रखते हो ना, तो वो अनटैंगल, अनटैंगल मतलब उलझा, सुलझाती है, मतलब जहां पे ऊर्जा ब्लॉकेजेस हो रही है ना, वो ब्लॉकेज को खोलती है और सुलझाती है, उन उलझनों को सुलझाती है, बेसिकली ब्लॉकेजेस को निकाल के फिर वो बैलेंस वहां पे स्थापित करती है, करते हैं वो क्रिस्टल्स। मतलब अगर आप विजुअलाइज कर सको ना, तो ऊर्जाएं आ रही है और हर जगह पे उनकी गांठें लगी हुई है ना, ब्लॉकेजेस है। और अगर हम जब वो क्रिस्टल वहां रख देते हैं एक पर्टिकुलर पोजिशन में, उस सर्कल के अंदर या उस पिरामिड के अंदर, तो वो ऊर्जा की गांठों को खोलने लग जाता है, सुलझाने लग जाता है वो क्रिस्टल। तो वैसा है, अगर हम उसको विजुअलाइज करें तो उसको क्रिस्टल ग्रिड्स, ग्रिड्स बोलते हैं ना, क्रिस्टल की ग्रिड बोलते हैं ना, ऐसा कुछ है। तो फिर वो राइट क्रिस्टल को चूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब नहीं कर सकते, उसके लिए इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब शुरुआत करने वाला। जैसे रा ने पिरामिड को बनाया था इनिशिएशन के लिए, हीलर, हीलर को पहले इनिशिएट करना पड़ता है, अपने आप को हील करना होता है। तो वो इनिशिएशन, इनिशिएशन उतना ही जरूरी है, वो हीलर का प्यूरिफिकेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉपर क्रिस्टल को चूज कर सके। ठीक है। ये ऐसा नहीं है ना जैसे सारे सबको, मतलब वन साइज फिट्स ऑल ऐसा नहीं होता। आपको हमारी मतलब अलग अलग क्रिस्टल्स का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसने डायमंड्स और रूबीज के बारे में जो बोला रहा ने,
उन्होंने हम्म। बोला कि ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये काफी अडेप्टेबल क्रिस्टल्स है, मतलब इनसे आप काफी हद तक बहुत सारे काम कर सकते हो डायमंड और रूबीज से। तो दे आर वन ऑफ द मोर प्यूरिफाइड क्रिस्टल्स। और हाँ, बस उतना ही। और कुछ इनिशिएशन के बारे में बताया कि इनिशिएशन करना जरूरी है। सो इनिशिएशन में पहली बात तो आप अपने पर्सनल डिस्टॉर्शन से हटाओगे ना, जैसे ईगो हो गया, फियर हो गया, दूसरों के मतलब चीजों के साथ अटैचमेंट, ट्रॉमा वगैरह। मतलब बेसिकली इनर वर्क जिसने किया हुआ है, अच्छे से अपना बैलेंस बनाया हुआ है, वो ही अच्छे से इनिशिएट कर सकता है, हीलर बन सकता है। सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर ओन इनर वर्क, बेसिकली दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। यस यस। ट्रेनिंग ऑफ द हीलर, अभी जो बताते हैं ना रा सेशन 4 में, उसके हम्म। अंदर यही होता है, इनिशिएशन के बारे में बताया सारा। एंड इनिशिएशन एक तरीके से ये है कि एक एंटिटी को क्रिस्टलाइज करने का तरीका है कि हम्म। एक हम एज अ हीलर, मैं खुद क्रिस्टलाइज होता हूँ। यहाँ पे जो बात आ रही है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द हीलर, तो इनिशिएशन का मतलब क्या है कि हम्म। मैं क्रिस्टलाइज हो रहा हूँ, ग्रीन रे क्रिस्टलाइज कर रहा हूँ, हायर सेंटर्स क्रिस्टलाइज कर रहा हूँ। एंड हम्म। जब ये सेंटर्स क्रिस्टलाइज होते हैं तो इनमें एक एनर्जी फ्लो सीमलेस होता है। एंड जब तक ये क्रिस्टलाइज नहीं है, जैसे कि हम अभी के टाइम पे हम थर्ड डेंसिटी फोर्थ डेंसिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई कैटलिस्ट आता है हमारे एनर्जी, अब तुम्हें भी पता है कि हमारी एनर्जी मैट्रिक्स में कितना गंदा इम्बैलेंस क्रिएट करता है कोई कैटलिस्ट। एंड वो हम्म। एनर्जी मैट्रिक्स में अगर मान लो इम्बैलेंस क्रिएट करता है, एंड वो एनर्जी, फॉर एग्जांपल मैं अगर क्रिस्टल में डाल रहा हूँ, एंड हम्म। मेरी एनर्जी में एंट्रोपी है, वो क्या होगा कि हम्म। वो एंट्रोपी के साथ एनर्जी जाएगी क्रिस्टल में, प्योरिफाइड टनल के साथ नहीं एम्पलीफाई जाएगी। हो जाएंगे। एम्पलीफाई हो एग्जैक्टली। जाएगा वो डिस्टॉर्शन भी। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो डिस्टॉर्शन भी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए कि ये क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है कि वो डिस्टॉर्शन फ्री कर देता है एनर्जी फ्लो को। एक तरीके से मैं कांच का ग्लास हूँ, मेरे जैसे जो रोशनी जाएगी मैं उसी को ही फॉलो थ्रू कर रहा हूँ, एंड सारी रोशनी को चैनल करना मेरी चेतना का काम है। एंड अगर मैं क्रिस्टलाइज्ड एंटिटी हूँ तो जो भी सारा आपका मान लो अर्थ की एनर्जी मैट्रिक्स है, कॉस्मिक एनर्जी मैट्रिक्स है, एंड वो सारी की सारी एनर्जीज हैं, मैं उनको अपने थ्रू होते होते अपनी चेतना के थ्रू टारगेट करते करते एक फर्स्ट डेंसिटी एक सेकंड डेंसिटी एंटिटी जो कि क्रिस्टल है, मैं उसके अंदर अपनी चेतना को डाल रहा हूँ। एंड जैसे ही उस चेतना को डाला है, वो आपकी ऊर्जा एक रेगुलराइज्ड स्ट्रक्चर में आ गई है जो कि हायरार्किकल नेचर है रियलिटी का, जो कि उससे कोरिलेट कर रही है। एंड जहाँ पे वो एक हायरार्किकल नेचर ऑफ क्रिस्टल का, वो हायरार्किकल नेचर स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन से कोरिलेट करता है, वहां पे वो उस एनर्जी की एप्लीकेशन सीमलेस हो जाती है क्योंकि वो रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। एंड जहाँ पे वो हम्म। रेजोनेंस क्रिएट होती है वहां पे उस एनर्जी एप्लीकेशन होती है। आप हीलिंग मान लो, मॉडिफिकेशन मान लो, या फिर आप क्रिएशन मान लो, कोई भी चीज की, सब चीज पॉसिबल है। तो ये एक चीज हम्म। है। एंड एक जो सर्कल की बात करी यहाँ पे, सेक्रेट ज्योमेट्री, एंड मैं कभी सीरीज हाँ। भी देख रहा हूँ, वो एनिमे सीरीज है, कार्टून सीरीज है, बट वो इट इज अबाउट मैजिक। एंड उसमें है क्या कि एल्केमी के ऊपर है। एंड एल्केमी क्या होता है कि उसमें मैजिक सर्कल क्रिएट करते हैं एंड देन उस चीज को इनिशिएट करते हैं, तो उसमें से लाइक मैजिक क्रिएट होता है कि कोई भी चीज बना सकते हैं, टूटी चीजें सही कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। तो और ये सब चीजें होती हैं। तो ये जो चीज रिलेट कर रही है, एल्केमी बहुत बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर जो पहले के जो रिचुअल्स होते थे वो एल्केमिक सर्कल के ऊपर होते थे कि एक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अंदर ज्योमेट्रिक और एक थोड़ा एक आर्ट फॉर्म पैटर्न होता था, वो ज्योमेट्रिक ही नहीं होता था, थोड़ा एक सिंबॉलिक पैटर्न्स होते थे सर्कल के अंदर, सर्कल हेक्सागन ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे बात हो रही है कि शेप्स एंड प्लेसमेंट्स, ये एक तरीके से एल्केमी सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे कि ये शो शेप्स एंड प्लेसमेंट विद इन दिस शेप्स, कि वो अनटैंगलिंग कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं प्लानिटरी और कॉस्मिक एनर्जी फील्ड को चैनल कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो एनर्जी जो मैं चैनल कर रहा हूँ वो एक किसी स्ट्रक्चर में फ्लो हो, वो एक रेगुलराइज्ड पैटर्न में फ्लो हो। अगर मैं डायरेक्ट स्पेस टाइम में उन एनर्जी को चैनल करूंगा तो उनको एक फ्लो नहीं मिल रहा, उनको एक स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। एंड ये सर्कल का ये काम होता है यहाँ पे कि वो उस प्लानिटरी और कॉस्मिक एनर्जी को रेगुलेट करते हुए उस एप्लीकेशन है जो भी मैं क्रिस्टल की कर रहा हूँ एनर्जी की, उस चीज की एप्लीकेशन में हेल्प करता है। हम्म। और यहाँ पे एक चीज काफी इंपॉर्टेंट जो मेरे दिमाग में आई, कभी भी आप किसी के पास, किसी हीलर के पास जाते हो जो क्रिस्टल आपके सर के ऊपर रख के आपको हील कर रहा है, बी केयरफुल। क्योंकि पता नहीं उस इंसान के अंदर क्या डिस्टॉर्शन है, क्योंकि जो उसके हाथ में क्रिस्टल है ना, वो उसके डिस्टॉर्शन को भी एम्पलीफाई कर सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, सीरियसली। क्रिस्टल से आपका आपका ऊर्जा निकाल दे ऐसे हवा में कुछ करके, फिर आपके सर पे रख देंगे, थर्ड आई पे रख देंगे और बोलेंगे आपकी
तो जो बंदा उस मतलब जिस इंसान के हाथ में वो क्रिस्टल है, पहला वो प्योरिफाइड है कि नहीं, वो खुद क्रिस्टलाइज्ड सीरियसली। है कि नहीं, वो जानना काफी जरूरी है। अदरवाइज वो खुद भी डिस्टॉर्टेड है, वो आपके अंदर भी डिस्टॉर्शन पैदा कर देगा। सीरियसली सीरियसली सो ट्रू। या बहुत मुश्किल चीज है। यहाँ पे राह ने इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि देयर हैव नेवर बीन मैनी टू परसीव द एक्सटेंस ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू द वेज ऑफ डिस्टॉर्शन लीविंग्स विच इनिशिएशन कॉजेस। इनिशिएशन जो होती है वो डिस्टॉर्शन जो क्रिएट करती है, लोग परसीव नहीं कर पाते। एक तरीके से मेहनत लगती है, बहुत प्रेशर लगता है, विल पावर लगती है। एंड जो विल पावर लगती है, फॉर एग्जांपल मैं मेंटल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, थीसिस एंटीथेसिस बैलेंस कर रहा हूँ, जो पोलैरिटीज है कॉन्टिन्यूसली मेरे सामने आया जा रही है, मैं उन्हें बैलेंसिंग कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है परसीव करना इस रिचुअल के अंदर। मैं चाहूंगा मैं फ्री हूँ, मैं क्यों बंधा हुआ रहूं, मैं आजाद परिंदा हूँ, मैं लाइक वो एक डिसिप्लिन में बंधना इनिशिएशन का बहुत मुश्किल रहता है, वो डिसिप्लिन में आना। एंड और सिर्फ स्पेशली जब हम यहाँ पे थर्ड डेंसिटी रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड जो कि ये इनिशिएशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये बहुत बहुत हाई डेंसिटी के प्रिंसिपल्स हैं। वहां पे जो गैप हमें जो क्रिएट करना पड़ता है, एक तरीके से सोल एवोल्यूशन है ये पूरा, देखा जाए तो इनिशिएशन यहाँ पे। और सिर्फ इनिशिएशन ही नहीं, आपको यू हैव टू टिल द एंड कमिटमेंट भी तो चाहिए ना, कि टिल कमिटमेंट तो एंड है ही। आप इस पाथ पे आप हम्म। चलो एंड तक। उसके लिए आपको हर रोज इनर वर्क करना है ना, आपको एक डेडिकेशन होना चाहिए। आपके जो पर्सनल जैसे ईगो, फियर, ये सारी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए। तो ये काफी डिफिकल्ट रास्ता है, जैसे राने बोला, हर कोई नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे जो रास्ता मैं राह बता रहे हैं, तो यहाँ पे ये इनिशिएशन का, ये लाइक ट्रेनिंग ऑफ द हीलर का बात हो रही है यहाँ पे। तो ट्रेनिंग ऑफ द हम्म। हीलर से जो बात हो रही है, एक हीलर बनने में जो कमिटमेंट है, दूसरा एक कमिटमेंट आता है स्पिरिचुअल सीकर बनने में, कमिटमेंट आता है। एंड सारी की सारी चीजें देखा जाए तो ये एक ही रास्ता है। अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हो, आप अपने आप में क्रिस्टलाइज्ड एंटिटी हो। अगर आप एक हीलर हो, आप अपने आप में स्पिरिचुअल सीकर हो। एंड जो भी पहले के टाइम की जो कम्युनिस्ट, सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, आपका रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, तुम्हारा गोल्डन डॉन ले लो, गोल्डन डॉन हो गया, हम्म। ऐसे ही काफी सारी अलग अलग टाइप की होती थी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनके अंदर यही कमिटमेंट होती थी कि लाइक तुम्हें सब चीजें त्याग के सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे फोकस करना है। हालांकि उनकी अपनी डिस्टॉर्शंस होती थी, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट की इंटेंसिटी की बात करूं, कि एक कमिटमेंट की इंटेंसिटी स्पिरिचुअल पाथ को लेते हुए, कि अब मेरे को जीवन में एक टूल मिल चुका है, लॉ ऑफ वन। एंड क्या पता अगले जीवनों में मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर मिल चुका है तो इसको एक जितना मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में, मैं उस चीज को करूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक हमारे पास टूल्स है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक कम्युनिटी है। एंड उसके ऊपर हमारी खुद की फिर विल पावर है कि हम इसमें कितना हम परसीव कर पाते हैं, कि हम अपनी डिस्टॉर्शंस का सामना करते हुए इनिशिएशन तक पहुंच पाते हैं, अपने पर्सनल इनिशिएशन तक, एंड फिर देन इवेंचुअली कलेक्टिव इनिशिएशन तक, जो कि अभी के टाइम पे ऑन गोइंग है। फोर्थ डेंसिटी इनिशिएशन चल रहा है जो उस प्लैनेट पे। हम्म। आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर नाउ। या डेढ़ डेफिनेटली। घंटा हो गया है। एंड वी कैन मतलब डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। एक चीज हाँ मुझे हाँ। बोलनी थी। अब मैंने ये सेशंस कितनी बार भी पढ़े हैं, लेकिन हर बार मैं पढ़ती हूँ ना, आई गेट डीपर नॉलेज। और स्पेशली एक चीज मैंने सीरियसली। नोटिस की है, डिस्कशन से मुझे काफी ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। आई हैव रेड दिस एंड हैव एक्सप्लेन दिस, बट आज जब मैं डिस्कशन कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली बात करना चाहते हैं। सो आई थिंक सीरियसली। डिस्कशन आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सेकंड सेशन ही है, सेकंड सेशन का आई नो। 2.3 चल रहा है। इतना हैवी या डोज था इसमें, हैवी डोज बहुत है इसमें। या आई थिंक गोइंग स्लो इज नॉट अ प्रॉब्लम। जब तक की नो नो नो। चीजें समझ में नहीं आए तब तक गो स्लोली, कोई जल्दबाजी नहीं है। सीरियसली नो, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी टू। या जल्दबाजी कुछ नहीं है। व्हाट अबाउट अवर स्पिरिचुअल सीकर्स, प्रियंका जी, प्रज्ञा जी, वीरेन जी, किसी को कुछ बोलना है, अमन प्लीज जी? गो अहेड। हाँ जी। ये सेशन के अंदर जो ये बात हुई, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें क्लैरिटी मिल मिल गई है। क्योंकि अगर मैं इसको अपने नजरियों से देखूं कि जो लॉ ऑफ वन हम पढ़ रहे हैं एक अनंत रचयिता की क्रिएशन को, और वो कौन है जानने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें मेरे लिए क्रिस्टल इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन इसके हम्म। ऊपर जो आप लोगों ने बताया ना कि हर चीज में, जैसे ईशान जी ने एक बात बोली कि भाई
आप बॉडी को देखो तो पूरा एक सेल का ब्रह्मांड बना हुआ है अंदर हमारे। आप हम्म। यूनिवर्स को देखो तो एक चीज बनी हुई है। तो इससे एक नजरिया बदलना शुरू हो गया, मतलब ये समझ आना शुरू हो गया कि जो भी क्रिएशंस हो रही हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो ये चीजें बन रही हैं, जो आज ही मैंने एक को डाला था लॉ ऑफ लाइट के अंदर, होलोग्राफिक हाँ जी बिल्कुल। और फैक्ट्रल। तो मैंने ये देखा कि वो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे थे। तो वो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे थे। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और खैर मैं क्रिस्टल्स वगैरह की हीलिंग पे बहुत ज्यादा पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। मतलब बिलीव का मतलब है कि हम्म मतलब मैं ट्राई करना नहीं चाहता उस चीज को। लेकिन हम्म हाँ ये है कि ये समझ आ गया कि सिस्टम चल कैसे रहा है इसको, क्योंकि एनर्जी फ्लो पर जैसे उन्होंने समझाया कि भाई आप बेसिकली क्रिस्टल्स आर द टूल्स टू मेक यू बैलेंस। हम्म। मतलब चाहे वो मनोमय कोश से लेकर आनंदमय कोश तक ले जाओ, या प्राणमय कोश से लेकर अन्नमय कोश तक ले जाओ। तो उसके लिए उन्होंने बता दिया कि ये मेथड्स हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात उन्होंने बताई कि ये सब चीजें सिस्टम में चल रही हैं, और वो हम्म। डिस्टॉर्शन काम कैसे कर रही है और डिस्टॉर्शन को हम खत्म कर कैसे सकते हैं। ये सब तीन चीजें राम महाराज ने बताई इसके अंदर। बिल्कुल तो बिल्कुल अमन कॉन्सेप्चुअल जी। क्लैरिटी बहुत मिली इस चीज से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मिली। बिल्कुल अमन जी, थैंक यू फॉर योर रिफ्लेक्शंस। बिल्कुल, क्रिस्टल्स का काम ही यही है, ये एनर्जी चैनल करते हैं, प्लानिटरी नेक्सस, कॉस्मिक से लेते हैं प्लानिटरी, प्लानिटरी से जो क्रिस्टलाइज हीलर है, एंड वो हीलर फिर क्रिस्टल के थ्रू वो एनर्जी को चार्ज करते हुए फिर वो एप्लीकेशन करता है। तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, टूल का काम करता है, यंत्र का काम करता है। अच्छा एक चीज और कि जैसे उन्होंने बताया कि जो हीलर्स की ट्रेनिंग की बात बोली कि भाई जो हीलर्स है हम्म। पहले वो ही स्पिरिचुअली पैरालाइज होने चाहिए, तभी तो वो नीचे बीमार लोगों को ठीक करेंगे। सच में। इट्स जस्ट लाइक कि पहले हम्म। आदमी डॉक्टर होना चाहिए, तभी तो वो नीचे वाले पेशेंट्स को ठीक करेगा। हाँ जी तो बिल्कुल। तो अ, तो अब लेकिन इसमें ना ईशान जी एक आप प्रैक्टिकलिटी देखो कि अगर वो पिरामिड्स भी बने एक हीलिंग के लिए बने, तो हम्म आज प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक अच्छा लर्नर, एक अच्छा टीचर मिल नहीं पाता। हम्म। प्रैक्टिकली जैसे सोनिया मैम ने एक बात बोली कि भाई आप कॉशियस रहो, भाई कोई लोग सच क्रिस्टल में आपके सर सच पे में। लगा रहे हो, आपको क्या पता कि उनके अंदर क्या हम्म चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्चुअली तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इस काम में एक यही देखा कि जो लोग बिजनेस की तरह इस काम को कर रहे हैं ना, उन हम्म वो बहुत क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अंदर मटेरियलिस्टिक लाइफ थोड़ी पीछे हो जाती है शायद। तो ऐसे हम्म हीलर जो स्पिरिचुअली हाई और मटेरियलिस्टिक नीचे हो और इस काम को कर रहे हो सेवा के लिए, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टाइम ढूंढना। हम्म। चाहे कि वो जो इस काम को क्रिस्टल्स ना से भी कर आपकी रहे हो। हीलिंग कर रहे हो अपना उसमें प्रॉफिट मतलब ज्यादा ना हो हम्म और आपकी सेवा हो रही हो, मतलब वो एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन इसमें एक बात हम्म। और भी है, एक बात और भी है जो इसमें मैं रखना चाहता हूँ कि कि ये तो उन्होंने मेथड बताया, लेकिन ये कंपल्शन तो नहीं है ना कि हमें क्रिस्टल पहनने चाहिए। ये तो सिर्फ एक मेथड नहीं की नहीं। डिस्कशन ही तो हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे क्रिस्टल मतलब हीलिंग ये के ऐसा ये ऊपर राय यही तो नहीं पूरा। दी जा रही ना कि आपको क्रिस्टल पहनना चाहिए। नहीं अमन जी, किसी भी मायने में वो चीज नहीं है। जो चीज जो होनी चाहिए वो यहाँ पे इनिशिएशन के ऊपर मैं बोलूंगा, इनिशिएशन होना चाहिए। इनिशिएशन हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो स्ट्रेस लेने लायक है। एंड जो पिरामिड्स ही बने थे वो हीलिंग के लिए नहीं बने थे, इनिशिएशन के लिए बने थे। एंड इनिशिएशन का हम्म, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि आपका जो जो चेतना की पोलराइजेशन है, और वो आपका उसका अपना अपने आप के अंदर जो फ्लो है वो स्मूथ होता है, वो क्रिस्टल की तरह होता है, तो वो आपका इनिशिएशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन आपके ओके। हीलर की वही होती है। तो अगर आपकी चेतना अपने आप में स्मूथ फ्लो नहीं कर रही, यानी आपकी डिस्टॉर्शन ही इतनी है कि आप अपने आप को ही अनुभव नहीं कर पा रहे सही मायने में, अपने आप को एज अ हम्म, रचयिता अनुभव नहीं कर पा रहे, तो आप हील भी नहीं कर पाओगे, और ना ही आप अपना एज अ चैनल एनर्जी कहीं से कहीं फ्लो करवानी है, चाहे क्रिस्टल के अंदर है चाहे फिर किसी और को हील करने के अंदर है, वो भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो हाँ, काफी सारे लोग ओके। हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गया। पर वही जो सोनिया ने स्ट्रेस दिया जिस चीज पे, कि एक सामने वाले का एक स्पिरिचुअल लेवल का पता होना बहुत जरूरी है, अगर आप किसी भी हम्म, प्रकार की ऐसी सर्विसेज आप किसी और से लेते हो तो। क्योंकि ये चीज क्रिस्टल्स खासकर वो एम्पलीफाई कर देते हैं सामने वाले की, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे वो पॉजिटिविटी हो, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी। एंड आप नहीं चाहोगे कि आपके अंदर एक अनवांटेड डिस्टॉर्शंस आप लेके जा रहे हो कहीं और से, और आप फील अब करने इसमें कहीं और से जा अब रहे हो। कितना प्रॉब्लमेटिक बात है कि जो हम्म हीलर जो आएगा वो पहले डिस्टॉर्टेड है, बड़ा परेशान है। हम्म ठीक है।
और उस पे ये चीज डाली जाए कि वो पहले चेक कर ले कि भाई वो स्पिरिचुअली चार्ज है या नहीं है। एक तरीके से तो प्रैक्टिकल इस वर्ल्ड में थर्ड तीसरी डायमेंशन में ऐसी कहाँ मिलती होगी जहाँ पे पहली बीमार आदमी कहाँ से चेक कर ले कि डॉक्टर कितना बढ़िया हमारा। अमन तो जी, वो जो एक आपका चीज पॉइंट मैं एकदम समझता सही हूँ है। चैलेंजिंग है। हाँ। चैलेंजिंग है, लेकिन किसी और पे जाना तो अपने आप में सिस्टम ही एक तरीके से फ्लॉड है। जो सर्विस टू अदर्स का जो सिस्टम है, वो तो कायदे से ये है कि अगर आपको कोई अदर सेल्फ मुश्किल में लग रहा है और आप एक स्पिरिचुअल पोलैरिटी के सेवादार हो, तो आप उसकी सेवा उधर के उधर ही कर दोगे। आप चाहे हीलिंग से करो, चाहे आप आध्यात्मिक उससे करो, जागृति से करो, चाहे आप उस चीज को अपना एनर्जी ट्रांसफर करके करो। तो प्योर सिद्धांत तो ये चीज का है। वो तो हमारी रियलिटी का इल्यूजन इस हिसाब से बन रखा है कि हमें किसी और के पास जाना पड़ता है जिसको हम नहीं जानते, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो हमको सही करता है। तो एंड हम जिस ठीक हो पॉइंट जाएंगे। पे जो कि हाँ। हम, हाँ जी हाँ जी, वो तो रियलिटी का सिस्टम इस तरीके से कि हमको लेन देन करते हुए चीजें करनी पड़ती हैं। हालांकि ये ट्रू सर्विस टू अदर्स ऐसा नहीं है। अगर वो चीज अभी के टाइम पे चल रही होती, तो मेरे को पास में अगर कोई रोता दिख रहा है, पास कोई मेरे को तकलीफ में दिख रहा है, चाहे कोई भी हो, एक हम सब चीज अपना फैमिली की तरह देखते हैं हम। टोटल सर्विस टू अदर्स चल रहा होता है यहाँ पे, तो जो कि अभी समय लगेगा जैसे आने में। हाँ। यस। ये सुनिए बहुत ही आप। अच्छी एक्सप्लेनेशन करी आप दोनों ने। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। अ, ईशान ने बहुत सही बात बोली अभी कि हम दूसरों के पास जाते हैं कभी कभी ना, हमें पता नहीं होता है सर्विस लेने के लिए हम दूसरों के पास जाते हैं। पर यहाँ पे एक चीज है, राह ने आपको एक मेथड बता दिया है। तो इंस्टेड ऑफ दूसरों पर डिपेंड होने से अच्छा आप खुद ही कर लो ना काम। खुद ही आप अपने अपना हीलिंग खुद कर सकते हो। कोई और, जैसे राह ने पहले भी कहा है, मतलब आगे के सेशन में बोलेंगे कि हीलर किसी को हील नहीं करता है, वो सिर्फ एक चैनल है। आप अपनी हीलिंग खुद करते हो। तो उसी तरह से क्रिस्टल्स भी एक तरह का चैनल ही है, जो क्रिस्टल के जरिए वो हीलिंग आपको आप तक आ रही है। फाइनल जो है ना, फाइनल हीलिंग आपको खुद करनी होती है अपने अंदर। जब हम किसी के पास भरोसे से जाते हैं ना, तो वो एक प्लेसिबो इफेक्ट की तरह होता है कि हाँ, हमें बिलीफ होता है कि हम ठीक हो जाएंगे। तो उसी तरह से अपने ऊपर अगर बिलीफ रखे कि हम खुद भी तो हीलर है, हम खुद भी तो हीलिंग कर सकते हैं, सो दैट वुड बी अ मच मोर इफेक्टिव वे आई फील। कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने से बेटर है कि हम खुद ही इन चीजों को सीख लें। लेकिन सच में। बात। तो क्या उस केस में हमें फिर क्रिस्ट जैसे अगर हम खुद से कोशिश करें, वो तो फाइनल है ही कि मतलब वो तो करना ही चाहिए। तो अब जो ये जब अपन इसको करते हैं तो क्या फिर उसमें क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी क्या? जैसे हमने कहा जी फियर है हमारे अंदर, वो एक गांठ है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो अब हमने उस पर वर्किंग शुरू करी, शेडो वर्किंग शुरू करी, या अपने आप को डर से निकालना शुरू करा और ये देखा कि मैं तो भय मुक्त हूँ, ठीक है। तो क्या उस हम्म। केस में जिसने अपने आप को ठान लिया हो कि मुझे बदलना है, तो क्या उसमें आप ये राय देते हैं कि भाई उसमें फिर क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगी या किसी और जाने की जरूरत पड़ेगी जो उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म के अंदर उस गांठ को खोले? एक पर्सनल हम्म। मतलब एक वैसे पूछ रहा हूँ कि हाँ उसमें हाँ अगर हाँ। वो खुद से ठान ले तो फिर क्या जरूरत है इन सब चीजों की? नहीं, जरूरत नहीं है। सी द थिंग इज, क्रिस्टल्स बोल लो या इवन एक्सटर्नल कोई भी चीज हो, हीलर हो, क्रिस्टल्स हो, ये सारे टूल्स है। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो चीजें करने के लिए, लेकिन जो पावर आपके अंदर है, फॉर एग्जांपल जो रानी बोला कि हीलर का इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब ही इनर वर्क है। आप अपने शैडोज को हील करो, आप अपने अंदर के डिस्टॉर्शंस को हील करो। उस लेवल तक आप पहुंचो कि आपका खुद का इंटेलिजेंट इन्फिनिटी के साथ कांटेक्ट हो जाए। तो वहां पे आपको क्रिस्टल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्रिस्टल्स जो है ना, वो एक टूल्स होते हैं, एक माध्यम है। जैसे बेसिकली क्रिस्टल, जो मेरे हाथ में क्रिस्टल है, वो एक्चुअली मेरा ही एक्सटेंशन है, मेरे थर्ड आई का एक्सटेंशन है वो। मेरी जो इंडिगो रे है ना, वो मेरे हाथ में रखा हुआ है बेसिकली। तो उसके अंदर उससे मैं चैनल कर सकती हूँ किसी और की हीलिंग करने के लिए या अपनी हीलिंग करने के लिए। सो इट्स बेसिकली जस्ट अ टूल। क्रिस्टल ले लो आप, एनर्जी वेपन्स भी जिस जिस तरह से हमने हेमिसिंग में सीखा है एनर्जी वेपन्स, दोस आर ऑल्सो आपके एक्सटेंशन है। वो आपने बस अपनी ऊर्जा को बाहर निकाला है, और वो उस उसके जरिए आप हीलिंग दे रहे हो या कर रहे हो चीजों को। वो फास्ट कर सकता है, क्योंकि जब आप एक्सटर्नली अपनी ऊर्जा को एक्सटेंड करते हो और उससे हीलिंग करते हो, तो एक मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से हो सकता है, या फिर फास्टर हो सकता है, या एक बेनिफिट हो सकता है उसका। लेकिन इवेंचुअली काम आपको खुद को अपने ऊपर ही करना है। फाइनल इनर वर्क आपको खुद ही करना है। और जैसे मैं रान ने अगर इस बोला चीज था पे, कि पिरामिड्स हीलिंग मशीन भी है। तो पिरामिड में क्रिस्टल्स रखे हुए थे टॉप पे। ओके, देयर वाज अ क्रिस्टल। और वो जो टॉप जो था ना पहले, जो बाद में गोल्ड का बना था, वो ग्राफाइट क्रिस्टल का बना हुआ था। तो उसमें से जो ऊर्जा आती थी ना,
वो किंग्स चैम्बर में जब भी बैठता था उसकी हीलिंग होती थी, वो पूरा डेथ वाले इसमें जाता था और फिर जाके उसकी पूरी शरीर की हीलिंग होती थी। इनिशिएशन और हीलिंग दोनों के लिए वो था। तो वो क्रिस्टल क्यों रखा हुआ था वहां पे, ताकि वो ऊर्जा को एक प्रॉपर तरीके से अंदर लेके आ सके। सो वो एक टूल की तरह है बेसिकली, आप उसको टूल की तरह भी यूज कर सकते हो। पिरामिड ऐसे यहाँ पे सिर्फ क्रिस्टल्स ही नहीं है, ज्योमेट्रिक शेप्स है, पिरामिड्स है, अलग अलग वो रेशियोज एंड लेसर, शेप्स, हाँ रेशियोज एंड शेप्स, और वो शेप्स एंड लेसर प्लेसमेंट्स, पेंटागन, हाँ और लेसर क्या वो पेंटाग्राम, है ना, पेंटाग्राम, पेंटाग्राम। हाँ वो भी एक सेक्रेट ज्योमेट्री का ही हिस्सा है, तो बिल्कुल। वो भी एक हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कैंडल्स है, लाइट है, फायर से भी हीलिंग हो सकती है। इवन मेटल्स, हर चीज में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, आप चैनल किसी भी थ्रू कर सकते हो। मैं किसमें जैसे इसके अल्केमी ऊपर में एक्सपैंड पोशंस करूं, वगैरह होता है ना। हम्म। मगर मैं इसके ऊपर एक्सपैंड करूं, जैसे कि अपना जो ये हायरार्किकल नेचर है, जो स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन है, सबसे सबसे फंडामेंटल चीज है सारा क्रिस्टल वर्क में, एनर्जी वर्क में, और आपका मैनिफेस्टेशन में, हीलिंग के अंदर। अब सारा का सारा जो मेन अंडरस्टैंडिंग है इसकी यहाँ पे आती है कि हायरार्किकल नेचर क्या है स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन का। एंड जब आपको समझ आ जाता है तो आपको एक तरीके से ये पता चल गया कि भैया नदी यहाँ से बह रही है पहाड़ के, और ये मेरे को क्या करना है, मेरे को बाल्टी लेके यहाँ से जाना है। एक तो तरीका ये है कि अगर जो क्रिस्टलाइज हीलर होगा, एक तरीके से क्या होगा, वो जितना क्रिस्टलाइज हीलर होगा उतना उसका बाल्टी का साइज बड़ा होगा, और उतना उसकी कैपेसिटी होगी वो कितना बाल्टी से पानी लेके जा सकता है नदी की। ठीक है। और जितना उसके हाथ पाव में जान होगी, जितना उसका बाल्टी का साइज होगा, उतना उसका एक तरीके से वो उतना क्रिस्टलाइज्ड हीलर है, यानी आपका वो कैपेसिटी बढ़ा रहा है कि आप कितनी एनर्जी आप कॉस्मिक माइंड से, और कितनी एनर्जी आप अपना प्लानिटरी माइंड से आप चैनल करके आप मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, मैजिक या फिर किसी भी रिचुअल के लिए इस्तेमाल करते हो। सिमिलरली ये जो क्रिस्टल क्या करते हैं, क्रिस्टल क्या कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ बाल्टी से लेके जाओ आप उस पानी को, आपने वहां पे लगा दिया पाइपलाइन, और वो पाइपलाइन जहाँ पे आप डालना चाह रहे हो वो डायरेक्ट उसी जगह पे जाके डाल रही है पानी, नदी से डायरेक्टली उधर जगह पे जाके डाल दिया। तो ये अंतर होता है कि सब चीजें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हायरार्किकल नेचर है स्ट्रक्चर ऑफ इल्यूजन। बॉडी कॉम्प्लेक्स इल्यूजन है, माइंड कॉम्प्लेक्स इल्यूजन है, एंड हर एक चीज इल्यूजन है। एंड जो इल्यूजन को नेविगेट करना है, जो एक इनिशिएटेड होता है, इनिशिएशन हो रखा होता है, उसे सारा वो पता है भूल भुलैया कैसे काम करती है, कि भैया मैं अगर यहाँ से जाऊंगा मेरा माइंड कॉम्प्लेक्स इस रास्ते पे पड़ेगा, और यहाँ से स्पिरिट कॉम्प्लेक्स पे लेके जाना तो मैं इस रास्ते से लेफ्ट लूंगा तो स्पिरिट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पड़ेगा। तो मैं मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, एड्रेस ऐसा नहीं होता वैसे। तो उस तरीके से यहाँ पे वो एक एनर्जी चैनल, उसे पता है किस तरीके से फ्लो होता है, एंड तो फिर उस तरीके से एनर्जी फ्लो कर पाता है, उसे भूल भुलैया पता है कैसे काम करती है। जो इनिशिएशन नहीं हो रखा होगा, जिसका जो क्रिस्टलाइज हीलर नहीं होगा, उसे पहली बात उसे मेज का रास्ता भी नहीं पता भूल भुलैया का, ना उसे ये पता है कि भैया एक एनर्जी को मैं कॉस्मिक माइंड से लेते हुए इस रियलिटी के माइंड तक, इल्यूजरी माइंड तक मैं कैसे लेके जाऊंगा, उसे नहीं पता। एनर्जी को ना चैनल करना आता उसे, ना उसे रास्ता पता है कि किस रास्ते से जाएगा। तो ना उसे ये पता है कि नदी कहाँ पे बहती है, ना उसके पास बाल्टी है, ना उसके हाथों में जान है, तो वो उनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाएगा। तो एक ये डिफरेंस रहता है, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, कि एक, चाहे आप क्रिस्टल यूज ना करो, चाहे आप पाइपलाइन ना बनाओ वहां पे, चाहे आप कुछ भी ना करो, सबसे फंडामेंटल चीज है, अगर आपको पता है कि एक नेचर ऑफ इल्यूजन कैसे काम करता है, कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है रियलिटी का, तो आप कहीं से भी कुछ भी आप क्रिएशन कर सकते हो। आप रचयिता की अल्टीमेट फॉर्म एक तरीके से आपने अनलॉक कर दिया अपनी वजूद के अंदर। मेक सेंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किसी की रिफ्लेक्शंस, प्रियंका जी, प्रज्ञा जी, वीरेन जी? आपके मुंह से तो सुनाई नहीं कुछ हमने। हाँ मतलब यही है कि जैसे सोनिया ने कहा कि टूल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे अमन जी ने कहा ना कि मैंडेटरी नहीं है तो नहीं है, बट अगर आप पहन लोगे, अगर हीलर के थ्रू नहीं भी करते लेकिन आप पहन सकते हो, अपने पास रख सकते हो, खुद की हीलिंग वैसे कर सकते हो ना, चक्रास के हम्म। कलर्स के अकॉर्डिंग। प्लस जैसे रा ने कहा था कि वहाँ उस टाइम पे जो हीलर्स होते थे ना, वो वैसे डेडिकेशन के साथ हीलिंग करते थे ना, तो वो डाउटफुल नहीं होता था, लेकिन अब वैसे हीलर्स नहीं अवेलेबल, हाँ। तो वो बहुत हेल्पफुल तब करते थे ना, क्योंकि तब इतने ज्यादा डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो वैसे हीलिंग की जाती थी पिरामिड्स में थ्रू द, जैसे सोनिया ने बताया, स्टोन वगैरह से, जेम स्टोन से, और आप पहन सकते हो। प्लस जैसे आप मंत्रा यूज करते हो ना अपने लिए टूल्स की, ये हम्म। काम तो वैसे ही ये है, ऑप्शनल है। अगर आप ज्यादा फास्ट
ग्रो करना चाहते हैं या फिर, तो ये ज्यादा हेल्प करते हैं आपको इवोल्यूशन में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अपने रिफ्लेक्शंस के लिए प्रियंका जी। वेलकम। प्रियंका जी, वीरेंद्र जी, कुछ विचार आपके सेशन क्लोज करने से पहले कुछ कहना चाहते हो? प्रेम और प्रकाश फैलाना चाहते हो? Hi, can you hear me? हेलो। यस यस। Yeah, good, nice explanation, and I really liked it. This is my second session, and ओके। yeah, and I'll be hearing the recording again for better understanding. ओके। I श्योर। take time, yeah, but it was good. I enjoyed it. Thanks. ऑब्वियसली ऑब्वियसली, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। Yeah, thanks. Thanks, Sonia. Thanks, वेलकम everyone. प्रज्ञा। ओके, तो सोनिया, लाइक कैन यू डू अ क्लोजिंग प्रेयर, ओपनिंग प्रेयर? क्लोजिंग प्रेयर। या लाइक जैसे ओके हार्टलैंड ग्रुप में करते थे। ओके ओके, ठीक है। लेट्स क्लोज आवर आईज। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। थैंक यू टू द क्रिएटर, एक अनंत रचयिता, जिनकी वजह से हमें ये तीसरी घनत्वता का शरीर मिला। तीसरी घनत्वता की एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, अपने आप को फिर से अनुभव कर पा रहे हैं अलग अलग शरीरों में, अलग अलग तरीके से। और इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के लिए, इतने ब्यूटीफुल इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू टू आवर गाइडेंस सिस्टम, हम सबके जितने भी गाइड्स हैं, गाइडेंस सिस्टम है, हमारी टीम ऑफ लाइट है, हमारे हायर सेल्फ है, उनको भी थैंक यू कि लॉ ऑफ फन हमारी जिंदगी में उस टाइम पे आई जब हमें इसकी जरूरत थी, और हम इसको सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं, और एकता में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों की सेवा के रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसमें हमारी गाइड्स की बहुत बड़ा रोल है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। और हमें पता है कि आप हमारे साथ इन सेशंस में होते हो, सो थैंक यू, और ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। एंड फाइनली थैंक यू टू रा, जिसके अगर राह नहीं देते लॉ ऑफ वन, तो शायद हम नहीं जान पाते सच्चाई को, क्रिएटर को नहीं जान पाते हम, हमारे पिता को नहीं जान पाते, हमारे एक अनंत रचयिता को नहीं जान पाते। सो रा, थैंक यू सो मच, एंड वी लव यू। इसी तरह से हमारे साथ बने रहे, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलके दूसरों की सेवा के इस मार्ग पे चल सके। एक और गहरी सांस अंदर लें, लेट गो। एंड फाइनली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो एक साथ जुड़े हैं दिल से। भले ही हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, लेकिन साथ में मिलके हम खुद की ग्रोथ, दूसरों की ग्रोथ कराने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से हम एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का हाथ पकड़ के फाइनली चौथी घनत्वता को इस प्लेनेट पे ला सके, हम अपनी ड्यूटी जो करने आए हैं इस प्लेनेट पे वो कर सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव एंड लाइट। थैंक यू थैंक यू। लव एंड लाइट टू एवरीवन। सी यू नेक्स्ट थैंक यू वीक। एवरीवन, लव एंड लाइट। यस, थैंक यू, नेक्स्ट लव वीक। एंड लाइट। बाय। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।